देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। देखो लेबर हम लोग का लगभग कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है। इसमें और कुछ हम लोग को अलग से करने का जरूरत नहीं, एक तो थ्योरी बताएंगे और जो क्वेश्चंस बाकी था उसे कंप्लीट कर लेते, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये शायद टैक्स का अच्छा ये एक पीडीएफ था, ये वाला एक मिनट, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन, उसमें है भी नहीं उतना सारा क्वेश्चन, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो उस दिन तो उस पीडीएफ में क्या क्या बाकी है वो मैंने शॉर्ट आउट कर ही लिया था तुम लोगों से पूछ के। यहाँ पर हम लोग का बाकी है इलास्ट्रेशन 1 2 3 4, ये सब हो गया था। इलास्ट्रेशन 6 भी हो गया था, है ना। 6 7, ठीक है, मुझे जितना याद आ रहा है 6 7 1 से 7 ये कंप्लीट है, 8 भी कंप्लीट है, ठीक है। 8 9 ये भी हो गया था, एक बार तुम लोग भी चेक कर लो। 10 10 भी भी हो हो गया। गया, हाँ 10 हो गया। 11 नहीं हुआ है, लेकिन ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, तो तुम लोग पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। ये या फिर इसे स्किप भी कर सकते हो, नेसेसरी नहीं है उतना, ठीक है। इलास्ट्रेशन 11, इलास्ट्रेशन 12 ये नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ से होगा, एक बार देख लो 1 से लेके 11 तक। 11 मतलब मैंने बोला स्किप कर दो, जरूरत नहीं है। इलास्ट्रेशन 12 से शायद होना चाहिए, देख लो एक बार। इलास्ट्रेशन 12 से ही होगा ना, इसमें एक बार चेक कर लो। यस मैम 10 तक हो गया है। हाँ तो 12 से देखो, 12 वाला क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली जो इलास्ट्रेशन 1 मतलब कैसे नॉर्मल हम लोग इम्प्लॉय कॉस्ट निकालते हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन है। इसे इलास्ट्रेशन 1 के साथ ही मतलब देना चाहिए था, ठीक है। इलास्ट्रेशन 12 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इलास्ट्रेशन 12 का देखो क्या लिखा हुआ है। ए वर्कर इज पेड 10,000, ये यहीं पर हो जाएगा क्वेश्चन। ए वर्कर इज पेड 10,000 पर मंथ and DNS allowance 2,000 per month. Worker contribution to provident fund at the rate of 10% and employer also contribute the same amount as the employee। क्योंकि पीएफ में हमें पता है, तुम लोग टैक्स में पढ़ते ही होगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को सेम सेम कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जितना एम्प्लॉयर करेगा उतना ही एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। द एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम इज 6.5% ऑफ वेजेस ऑफ विच 1.75% इज पेड बाय द एम्प्लॉइज। अब बोल रहा है जो ईएसआई है उसका अमाउंट भी दो पार्ट में यहाँ डिवाइडेड है। टोटल ईएसआई में जाएगा 6.5% ऑफ वेजेस, ठीक है, लेकिन उसका कितना पोर्शन इम्प्लॉय देगा। तो इम्प्लॉय यानी जो काम पे रख रहा है वो 1.75% देगा, तो इम्प्लॉयर कितना देगा। इम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहे हैं, तो इम्प्लॉयर को कितना देना पड़ेगा। अगर 6.5% में 1.75 इम्प्लॉय दे रहा है तो इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। 4.75। माइनस करने से पता चल जाएगा। 6.5 माइनस 1.75, तो 4.75% इम्प्लॉयर देगा, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है इट इज द फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 months वेजेस एज बोनस ईच ईयर, ठीक है। तो बोनस दिया जाता है, 2 months वेजेस को एज ए बोनस दिया जाता है। अच्छा उसके बाद नीचे होगा क्वेश्चन थोड़ा सा और भी, ये देखो द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए ईयर आर 300 ऑफ 8 आवर्स ईच। मतलब एक साल में 365 डेज होता है, लेकिन 300 डेज काम होता है 8 आवर्स ईच के हिसाब से। आउट ऑफ दिस द वर्कर इज एंटाइटल्ड टू 15 डेज लीव ऑन फुल पे। 15 दिन वर्कर को लीव मिलेगा, छुट्टी मिलेगा ऑन फुल पे, मतलब पेमेंट उन लोग को मिलेगा, ठीक है। पेमेंट ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं मिलेगा, छुट्टी पे भी पेमेंट मिलेगा। कैलकुलेट द वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पस, यानी हमें वेजेस पर आवर बोल रहा है। देखो कैलकुलेट द वेजेस पर आवर, एक घंटे में कितना वेजेस हो रहा है, तो फिर ये कौन कैलकुलेट करेगा। वर्कर यानी एम्प्लॉयर करेगा या एम्प्लॉय करेगा, बोलो कौन कैलकुलेट करेगा। वेजेस रेट किसको कैलकुलेट करने का जरूरत होगा, जो काम कर रहा है वो या फिर जो काम पे रखा है वो, कौन कैलकुलेट करेगा। हम जो काम पे रखा है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर, ठीक है। तो हम लोग एम्प्लॉयर का हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि उसको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है वेजेस को। इलास्ट्रेशन 12, ये देखो। अच्छा सबसे पहले क्या पेमेंट करना पड़ रहा है, डीएनएस अलाउंस और ये जो बेसिक है इसे हम लोग बेसिक बोल सकते हैं।
तो यहाँ पर लिख देते हैं बेसिक वेजेस। हम लोग 1 ईयर का कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों 1 ईयर का करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो काम मतलब जो टाइम पीरियड है कि कितने टाइम काम हुआ है वो 1 साल का दिया हुआ है, तो हम लोग 1 साल के लिए ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉर्मल वेजेस जो है, बेसिक वेजेस कितना हो जाएगा? 10,000 पर मंथ, यानी 10,000 इंटू 12, 1,20,000। अच्छा, उसके बाद डीए, डियरनेस, बोलो डियरनेस अलाउंस कितना होगा 1 साल का? 2,000 इंटू 24,000। हाँ 24,000। अच्छा, ये देना पड़ेगा। और वर्कर को रखने के लिए नेक्स्ट और क्या देना पड़ेगा? इम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ही पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं 10% करके, तो 10% इम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इस तरह का बताया है। तो फिर पीएफ का पैसा भी भरना पड़ता है लो इम्प्लॉय को रखने के लिए। तो पीएफ में कितना जाएगा? एट द रेट ऑफ 10% ऑफ तो वेजेस बोला है, वेजेस मतलब ये दोनों मिला के होता है, तो ये दोनों टोटल करने से जितना आएगा उतने का 10% ऑफ वेजेस लिख देते हैं। तो इसका टोटल कर लो, 1,20,000 प्लस 24,000। 1,44,000। अच्छा, 1,44,000 का 10%, 14,400। 400। और ईएसआई कौन सा जाएगा? ईएसआई भी मैंने दिखाया था, 2 पार्ट हो रहा है, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय का। तो 1.75 एम्प्लॉय दे रहा है, तो हमें यहाँ पर कौन सा ऐड करना चाहिए? कंपनी जो दे रही है या फिर जो वर्कर दे रहा है वो ऐड करना है? हम लोगों को तो ये देखना है कि लेबर को रखने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ रहा है या फिर वर्कर को। तो यहाँ पर कौन सा होगा? ईएसआई का प्रीमियम कौन सा होगा? 4.75। हाँ 4.75%, क्योंकि यही वाला कंपनी की तरफ से जाएगा, तो कंपनी का कॉस्टिंग तो 4.75 का होगा, 1.75 तो वो खुद देगा जो लेबर है, ठीक है। तो ये इतना। अच्छा, 4.75% ऑफ किस चीज का ऊपर होगा? कुछ बोला नहीं है, हाँ बोला है वेजेस। अच्छा, तो वेजेस के वैसे कुछ नहीं बोलेगा तो वेजेस के ऊपर ही लगेगा। तो 1,44,000 का यहाँ पर चेक करो, 4.75%। 6840। 6840। अच्छा, बोनस मिलेगा 2 महीने का वेजेस ये लोग एज ए बोनस दे देते हैं। तो बोनस कितना होगा बोलो? ईच ईयर बोला है, देखो इट इज द फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 मंथ्स वेजेस एज बोनस। तो बोनस कितना होगा 2 महीने का वेजेस? 20,000। नहीं, वेजेस मतलब दोनों होता है, बेसिक प्लस डीए, यही मिला के होता है ना वेजेस। हाँ तो ये, हाँ 12,000 होता है 1 महीने का, 10 और 2 12, 12,000 करके 2 महीने का कितना हो जाएगा? 24,000। अब टोटल कर लो, देखो कितना होता है। 1,44,000 ये दोनों मिला के, 14,400, 6840, 24,000, 1,89,240। ठीक है, ये हो गया टोटल वेजेस। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है टोटल वेजेस कितना है, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन कुछ और ही था। क्वेश्चन में ये बोला है वेजेस पर आवर निकालने के लिए, कॉस्टिंग पर्पस, ठीक है। तो इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा पूरे साल भर में लेबर को रखने के लिए। अब लेबर इसके अगेंस्ट में कितने टाइम काम कर रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? इफेक्टिव। ये तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़े थे ना कि कैसे करके वेजेस रेट पर आवर होता है। तो इफेक्टिव आवर्स निकालना पड़ेगा पर ईयर, 1 साल का, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन 1 साल का है। बोलो इफेक्टिव आवर्स कितना होगा? अगर 300 डेज पर डेज 8 आवर्स करके काम हो रहा है, 15 डेज लीव है, तो इफेक्टिवली एक्चुअली कितने टाइम काम हो रहा है, प्रोडक्टिव टाइम निकालना पड़ेगा ना, उसी को तो बोलते हैं इफेक्टिव। तो बोलो कितना इफेक्टिव टाइम है? 285। हाँ कैसे निकाल? 285, हाँ इंटू 8 करना पड़ेगा ना, वो तो उतना दिन काम कर रहा है। आवर्स 285 तो डेज हो गया, 2280। हाँ इंटू 8 करना पड़ेगा। तो याद नहीं है तुम लोगों को? देखो मैंने बोला था, कॉपी में मिल जाएगा। इफेक्टिव आवर्स कैसे निकालते हैं? टोटल आवर्स माइनस जो हम लोगों का वेस्ट हो गया, मतलब काम नहीं किया इन्होंने, ठीक है। आइडल टाइम जो है वो लेस कर देता है ना। तो ये देखो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, 300 माइनस 15 डेज इंटू 8 आवर्स।
इतना दिन काम हुआ है क्योंकि 15 दिन तो छुट्टी में था ये लोग, तो 285 डेज काम हुआ है 8 घंटा करके डेली का, तो ये हो जाएगा 2280 आवर्स। अब कैलकुलेट हो जाएगा, तो एक साल में इतना आवर्स काम हुआ और एक साल में इतना पेमेंट करना पड़ा लेबर को, तो आवरली वेज रेट क्या है? क्या हो जाएगा बोलो, आवरली वेज रेट कैसे निकालेंगे? 2280 आवर्स के लिए कितना पेमेंट करना पड़ा? 1,240 हाँ 664 डिवाइड करने से कितना होगा? 54 83 83 आ रहा है ना? यस मैम। अच्छा 83 नहीं आ रहा है 83? मेरा तो मैम 83 आया है। हाँ 83 आ रहा है, देखो एक बार 83 आ रहा है। 2280 आवर्स और 1,89,240। हाँ राउंड नहीं आ रहा है पूरा, ठीक है, कुछ पॉइंट नहीं आ रहा है। 83 रुपीज पर आवर, तो 1 घंटे का वेज रेट हो गया। तो ये टॉपिक हमें पता भी था, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग क्वेश्चन के जैसा ही है। अच्छा फिर से ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 13 देखो। इलास्ट्रेशन 13 में क्या बोला? कैलकुलेट द एम्प्लॉय आवर्स रेट ऑफ वर्कर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फिर से वही एम्प्लॉय आवर रेट ऑफ ए वर्कर, मतलब एक वर्कर को रखने में 1 घंटे में कितना पेमेंट करना पड़ता है? बेसिक पे, डीए, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है बेनिफिट इन काइंड, मतलब पैसा नहीं दे रहे, बेनिफिट के तौर पे अगर कुछ मतलब अदर देन कैश, ठीक है, जिसे इन काइंड बोलते हैं, तो वो होता है फ्रिंज बेनिफिट। अच्छा ये मिल रहा है 1000 per month. Number of working days in a year 320 days are availed of as holiday on full pay in a year. Assume a day of 8 hours. तो लगभग सेम ही है क्वेश्चन, बस इतना ही है, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल वेजेस इन ए ईयर कितना होगा, पहले ये देख लेते हैं। बेसिक पे, बेसिक पे 10,000 into 12, 1,20,000। DA 3,000 per month, तो 3,000 into 12 36,000। और फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट 1000 करके था, 1000 into 12, तो पूरे एक साल का वेजेस इतना हो जाएगा। बस यही था और कुछ नहीं था। टोटल कर लो 8 325 और 16 1,68,000। ये हो गया टोटल वेजेस पर एनम, लिख सकते हैं इस तरह से, पर एनम मतलब एक साल का, ठीक है। अच्छा अब कितना काम हुआ है, तो इफेक्टिव आवर एक साल में कितने टाइम काम हुआ है, तो इफेक्टिव आवर्स बताओ। यहाँ पर इफेक्टिव आवर्स कितना होगा? 300 माइनस कितना हो जाएगा? 300 और माइनस 20, हाँ 2240 डेज इंटू 8 आवर्स। पूरे साल में 300 माइनस 20 यानी वो 280 डेज काम हुआ है और एक दिन में 8 घंटा काम होता है, तो इंटू 8 2240 आवर्स पूरे साल भर में काम हुआ है पर 75 पर आवर। हाँ आवरली वेज रेट 1,68,000 पूरे साल भर के लिए वेजेस का कॉस्ट है और काम मिल रहा है 2240 आवर्स पर एनम। ये प्रोडक्टिव आवर है, ठीक है। वैसे तो इतना घंटा काम हो रहा है, लेकिन मतलब 20 डेज तो लीव पे है, वैसे 300 दिन दिखाया गया है कि काम हुआ है, लेकिन 20 डेज तो वर्कर काम कर ही नहीं रहे थे। तो 1,68,000 डिवाइडेड बाई 2240 75 पर आवर। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 14 देखो क्या बोल रहा है। The accountant of Y Limited has computed employee turnover rates for the quarter ended 31st March 2021। तो Y Limited कंपनी का नाम है, इन लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है? एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स, जो हम लोगों ने लास्ट दिन कैलकुलेट किया था, जिसमें 3 मेथड था। एक था रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड और फ्लक्स मेथड, ठीक है।
हाँ, ये 3 मेथड था। रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब था कितने लोगों को रिप्लेस किया जा रहा है। फ्लक्स मेथड का मतलब था, सॉरी, सेपरेशन का मतलब था कितने लोग चले गए, ठीक है। अब जाने का मतलब होता है वो खुद भी जा सकते हैं या फिर हम लोग उन्हें काम से निकाल दे, मतलब उन्हें हटा देते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब जिस वजह से उन्हें बाहर क्यों ना हम लोग कर दे, तो ये एक हो सकता है। अच्छा, और यहाँ पर एक क्वार्टर का बोला है, ठीक है। तो एक साल में कितने सारे क्वार्टर होते हैं, पूरे एक साल में कितने सारे क्वार्टर होते हैं। हाँ, तो ये हो गया। तो 4 क्वार्टर, तो एक क्वार्टर का हमें यहाँ पर टर्नओवर बता रखा है, ये एक क्वार्टर का बता रखा है, पूरे साल का नहीं। अंडर फ्लक्स मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। क्वार्टर एंडेड रेस्पेक्टिवली अंडर फ्लक्स, यानी ये वाला फ्लक्स मेथड के लिए है, ठीक है। 5% ये वाला रिप्लेसमेंट के लिए, तो ये 3% जो है ये सेपरेशन मेथड के लिए होगा, शायद नीचे देख लेते हैं। And separation method respectively. If the number of worker replaced during that quarter is 30, उस क्वार्टर में number of worker replaced है 30, find out the number of worker for the quarter recruited and joined, left and discharged and equivalent employee turnover rates for the year. पूरे एक साल में क्या होगा, एक साल में कितने लोग जो है वो मतलब टर्नओवर जो है वो क्वार्टर का नहीं है, एक साल का पता करने के लिए बोला है। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट दिन हम लोग ये वाला पॉइंट डिस्कस किए थे, ये वाला इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट, कि अगर 90 डेज का इतना है तो फिर पूरे एक साल का क्या होगा। तो यहाँ पर एक क्वार्टर का इतना है तो एक साल का निकालने के लिए बोला, यानी 4 मतलब 4 क्वार्टर का कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें ये सब मिसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इलस्ट्रेशन 14, ठीक है। अच्छा, एक चीज एक बार फिर से हम थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो, नॉर्मली क्या होता है, हम हमारे यहाँ पर एंट्री वर्कर का हो सकता है या फिर एग्जिट हो सकता है, इसी बेसिस पे तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि लेबर टर्नओवर। तो एग्जिट कैसे हो सकता है, एग्जिट को यहाँ पर बोला जाता है सेपरेशन, ठीक है। ये पता है तुम लोगों को, लेकिन सेपरेशन का 2 मतलब होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है, एक होता है डिस्चार्ज, एक बार फिर से लिखा देते हैं डिस्चार्ज, और एक होता है रिजाइन। रिजाइन का मतलब जब वो खुद चला जाता है, डिस्चार्ज मतलब अगर हम लोग उन्हें निकाल देते हैं, ठीक है। और एंट्री कैसे होता है, एंट्री 2 तरीके से हो सकता है। एक तो रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब किसी के जगह पे किसी को लिया गया है, ठीक है। रिप्लेसमेंट इन प्लेस ऑफ लिविंग वर्कर, इन प्लेस ऑफ लिविंग लेबर, जो लेबर चले जा रहा है उसके जगह पे जो आ रहा है वो भी एंट्री है। और एक एंट्री है न्यू अराइवल। नॉर्मली ये न्यू अराइवल कब होता है, जब हम लोग बिजनेस को एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। एक बार जस्ट याद दिला दिए ताकि ये क्वेश्चन करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बोला है, 10% जो है फ्लक्स मेथड से है, तो हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं 10% लेबर टर्नओवर रेशियो, 10% है फ्लक्स मेथड के हिसाब से, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद 5% है रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से, रिप्लेसमेंट मेथड, और 3% है सेपरेशन मेथड के हिसाब से। अच्छा, हाँ, एक डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक डेटा गिवन है 30 कुछ दिया हुआ था कि रिप्लेस, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड। तो हमें क्वेश्चन कहाँ से, मतलब कौन सा डेटा लेके स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम लोग को नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड दे रखा है तो हमें कौन सा डेटा से क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, ये बताओ। रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मेथड से स्टार्ट करना रिप्लेसमेंट। चाहिए। हाँ, तो रिप्लेसमेंट हम लोग यहाँ पर रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। अच्छा, रिप्लेसमेंट मेथड का ये वैल्यू है 5%, ठीक है।
तो ये 5% अगर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो ये मैथमेटिक्स का रूल है। देखो अगर हम लोग 5% यानी 5/100 अगर इधर 100 लिखेंगे तो यहाँ पर इंटू 100 नहीं लिख सकते, अदरवाइज यहाँ पर सिर्फ 5 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये कैलकुलेट, क्योंकि इससे आंसर 5% आता है। तो अगर इधर हम लोग इंटू 100 लिखेंगे तो डिवाइड 100 नहीं लिख सकते, यानी इधर 5 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इधर अगर 5% लिखना चाहते हैं यानी 5/100 तो इधर 100 हट जाएगा। मतलब एक्चुअली ये 100 की वजह से ही तो परसेंटेज आता है, इसीलिए। तो कोई भी एक फॉर्मूला हम लोग कर सकते हैं, या तो इंटू 100 लिखो या तो डिवाइड 100 लिखो। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस 30 दे रखा है, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 5 इंटू एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इक्वल टू 30 इंटू 100, देयरफॉर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इक्वल टू 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, तो 600 हो गया। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हो गया है 600। तो ये क्या हमें क्वेश्चन में पूछा था? नहीं, ऐसा कुछ हमें पूछा नहीं था क्वेश्चन में कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, हमें ये सब पूछ रहा है रिक्रूटेड कितने लोग हैं, ज्वाइंट कितने लोग हैं, और लेफ्ट डिस्चार्ज, ये सब पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को देखो, हमें रिक्रूटेड पता करना है, ज्वाइंट पता करना है, ठीक है। कितने लोगों ने रिक्रूटमेंट हुआ है, कितने लोगों ने नया ज्वाइन किया है, यानी रिप्लेसमेंट और न्यू अराइवल, और उसके साथ लेफ्ट डिस्चार्ज, यानी लेफ्ट मतलब ये सेपरेशन पता करना है। तो हम लोग सेपरेशन मेथड लगाते हैं, तो शायद हमें ये सेकेंड वाला आंसर मिल जाए, ठीक है। तो सेकेंड मेथड है सेपरेशन मेथड, मतलब सेकेंड वाला हम यूज कर रहे हैं। सेपरेशन मेथड में नंबर ऑफ सेपरेशन divided by average number of worker into 100. अच्छा, तो सेपरेशन मेथड का वैल्यू कितना था यहाँ पर? 3%, ठीक है। तो फिर से वही 3/100, ये हम लोग को पता चल गया। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 700, तो नंबर ऑफ सेपरेशन, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सेपरेशन इक्वल टू 600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, 18 लोग जो है वो सेपरेट हुए हैं हम लोगों से, ठीक है। नंबर ऑफ सेपरेशन हो गया 18। अच्छा, अब फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड में क्या था? फ्लक्स मेथड में था नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। अच्छा, यही मैंने देखो लास्ट दिन लिखवाया था, एक बार दिखा देते हैं। नंबर ऑफ यहाँ पर लिखवाया था, ये देखो, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन, और फिर मैंने यहाँ पर और एक चीज बताया था कि अगर न्यू रिक्रूटमेंट हो रहा है तो उस केस में रिप्लेसमेंट सेपरेशन प्लस न्यू रिक्रूटमेंट, और रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट मिला के होता है नंबर ऑफ एक्सेशन। एक्चुअली क्या है, ये फ्लक्स मेथड का ही एक वर्जन है, ठीक है। मतलब फ्लक्स मेथड में हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग नया नहीं, इसको और बोल देते हैं, ठीक है। फ्लक्स मेथड ये फॉर्मूले से भी होगा, ये फॉर्मूले से भी होगा, ये फ्लक्स मेथड ही है, ये एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है। लास्ट दिन मैंने बोला था ये अलग है, लेकिन ये फ्लक्स मेथड ही मान के चलो, मतलब फ्लक्स मेथड ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली लेबर टर्नओवर से हम लोग कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं कि कितने लोग आए और कितने लोग गए, ठीक है। तो जो जा रहे हैं उनका भी दो रीजन है, एक अपने मन से चले जा रहे हैं, एक हम लोगों ने हटा दिया, मतलब कंपनी ने डिस्चार्ज करवा दिया। और एंट्री भी दो वजह से होता है, एक रिप्लेसमेंट के वजह से, एक न्यू अराइवल के वजह से। तो यहाँ पर क्योंकि ये रिप्लेसमेंट का, ये देखो एंट्री यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने एक्सेशन, नंबर ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या, रिप्लेसमेंट और न्यू अराइवल ये दोनों मिला के बोला था। तो ये एंट्री का रीजन है कि रिप्लेसमेंट के वजह से कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ न्यू अराइवल के वजह से आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि देखो क्वेश्चन में पूछा है
रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट, तो इसीलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट प्लस न्यू अराइवल, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग फ्लक्स मेथड यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फ्लक्स मेथड के लिए हम लोग ये वाला लिखेंगे, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है। मतलब नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन लिख दो तो बात एक ही हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सेशन, नंबर ऑफ एक्सेशन का मतलब ही है रिप्लेसमेंट और न्यू अराइवल। तो फ्लक्स मेथड में कितना है, फ्लक्स मेथड में है 10%, यानी 10/100, 10/100। एवरेज नंबर 600। अच्छा, नंबर ऑफ सेपरेशन ये हम लोग को पता है, नंबर ऑफ सेपरेशन कितना है, अब 18 प्लस यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एक्सेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 10 ये 600 इक्वल टू 10 इंटू 18 प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन। अच्छा, ये 0 0 यहाँ से हटा देते हैं, तो 16 इक्वल टू 18 प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन, therefore number of accession equal to 60 minus 18, कितना हो रहा है 60 minus 18 42, ठीक है 42। 42 आ रहा है, ठीक है। ये 42 आ गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का नंबर ऑफ रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या है, रिक्रूटेड एंड न्यू ज्वाइंट। तो ये सब आंसर पूछा था, तो रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट ये पहला आंसर आ गया, तो 0.1 का आंसर हो गया रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट, यानी नंबर ऑफ एक्सेशन 42, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाले का आंसर देखो, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, तो ये कितना होगा, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज ये कितना हुआ था, ये 18 नंबर ऑफ सेपरेशन, उसका मतलब ही होता है लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। अच्छा, और थर्ड नंबर पे पूछा है इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स फॉर द ईयर, ईयर के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये अभी क्या नहीं है हम लोगों ने। देखो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं है, ये जो मैंने नंबर ऑफ एक्सेशन से क्वेश्चन करवाया, अगर हम लोग नंबर ऑफ एक्सेशन की जगह नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट भी लिखते तो भी आंसर वही आता, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट का मतलब ही ये वाला होगा, इसीलिए मैंने पहले ये वाला लिखवा दिया। ये देखो रिप्लेसमेंट एंट्री कैसे हो रहा है, रिप्लेसमेंट प्लस न्यू अराइवल, जिसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट। तो बेटर ये होता है कि हम लोग अगर एक्सेशन ही लिख लेते हैं तो दोनों पॉइंट ही उसमें कवर हो जाता है। तो ये ऐसे आंसर आ गया। अब हम लोग ये वाला कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स फॉर द ईयर। तो ये कैसे होगा, फ्लक्स मेथड हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं, हेडिंग कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स। अच्छा, फ्लक्स मेथड में था 10%, तो 10% कितने टाइम के लिए था, एक क्वार्टर के लिए था। तो अगर 4 क्वार्टर का निकालेंगे तो एक साल का निकल जाएगा। तो 10% अगर 1 के लिए था तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, ये एक क्वार्टर के लिए था तो 4 क्वार्टर के लिए कितना हो जाएगा 40%। अच्छा, फिर और एक क्या था, रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड। तो रिप्लेसमेंट मेथड एक क्वार्टर के लिए कितना था, रिप्लेसमेंट मेथड एक क्वार्टर के लिए था 30 3 नहीं कितना 5, परसेंटेज में 5 था, नंबर 5% था। हाँ 5% था, तो 4 क्वार्टर का कितना हो जाएगा 20%। और सेपरेशन मेथड 3% था एक क्वार्टर का, तो 4 क्वार्टर का हो जाएगा 12%, हो गया। अच्छा, अब ये तो गया क्वेश्चन नंबर 13 शायद, नहीं 14 था, ये 15 है, यही वाला इसका इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15 वाला भी हम लोग कर लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है,
The management of BR Limited is worried about their increasing employee turnover in the factory. तो बहुत ज़्यादा employee turnover हो रहा है तो इसी वजह से वो worried हैं. And before analyzing the causes and taking remedial steps, it wants to have an idea of the profit foregone as a result of employee turnover in the last year. ठीक है. तो बोल रहा है कि बिफोर एनालाइजिंग द कॉजेज एंड टेकिंग रेमेडियल स्टेप, पहले कि वो पता लगा ले कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसको कैसे रोका जाए. इट वांट्स टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रॉफिट फॉरगोन एज ए रिजल्ट ऑफ द एम्प्लॉय टर्नओवर इन द लास्ट ईयर एम्प्लॉय टर्नओवर के वजह से प्रॉफिट कितना फॉरगोन मतलब चला गया, वेब्ड हो गया, वो इन्हें ढूंढना है. पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है. सीधा सा बात ये है कि प्रॉफिट लॉस कितना है वो पूछ रहा है. लॉस्ट प्रॉफिट कितना चला गया. लास्ट ईयर सेल्स अमाउंटेड टू 83,03,300. लास्ट ईयर का प्रॉफिट इतना था, सॉरी सेल्स इतना था, प्रॉफिट नहीं सेल्स इतना था. पीवी रेशियो वाज 20%. तो पीवी रेशियो मार्जिनल कॉस्टिंग में होता है. तो पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. तो थोड़ा सा अगर इसे एक्सप्लेन करें तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. ठीक है. तो वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, कितना बेच के हमें प्रॉफिट हो रहा है. तो फिर ऊपर प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि जीपी रेशियो तो तुम लोगों ने सुना ही होगा. जीपी रेशियो मतलब होता है सेल्स, सॉरी जीपी बाय सेल्स इनटू 100, मतलब स्टॉक बेच के कितना प्रॉफिट कमाएं. लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक ही बेचा है लेकिन प्रॉफिट नहीं लिख रहे, हम लोग लिख रहे हैं कंट्रीब्यूशन. अब ये कंट्रीब्यूशन का मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए. कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करने से हमें प्रॉफिट. हाँ, वेरिएबल कॉस्ट. सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करने से हमें प्रॉफिट मिलता है. अब कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट मतलब मेनली कौन कौन सा कॉस्ट होगा? वैसे तो कॉस्ट हम लोगों ने थियोरेटिकली बहुत सारा, हाँ, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का बात हो रहा है. तो इसका मतलब अगर इसको हम लोग टोटल कॉस्ट को स्प्लिट करते हैं तो यहाँ दो कॉस्ट आता है, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, इक्वल टू हो गया प्रॉफिट. ठीक है. अब सेल्स करके, क्योंकि बेच के ही तो हमें ये कॉस्ट को रिकवर करना है. सपोज हम लोगों ने कोई भी एक प्रोडक्ट 200 रुपए का बेच दिया. सपोज एक हम लोगों ने मान लो एक टी शर्ट ही बेच दिया 200 रुपए का, लेकिन उसका टोटल कॉस्ट आया था 150 रुपया, तो 50 रुपया प्रॉफिट है. ठीक है. अब हम लोगों का टारगेट ये होता है कि जितना हम लोगों ने सेल किया उससे हमारा सारा का सारा कॉस्ट रिकवर हो जाए. ठीक है. तो जब हम लोग सेल करके सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करते हैं तो उस सिचुएशन को बोला जाता है कंट्रीब्यूशन. ठीक है. मतलब ये हो गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ये इसको थोड़ा सा अगर ऐसे लिखते हैं, सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये प्लस माइनस में माइनस होके वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू बन गया प्रॉफिट. अब इसको ऐसे अगर लिखे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू, इधर प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. और ये जो है सेल्स से अगर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है उसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन. ठीक है. तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है और प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट का भी मतलब कंट्रीब्यूशन ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल साइड है. तो इसको अगर कंट्रीब्यूशन बोलेंगे तो इसको भी हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलेंगे. बात इतना सा है कि बेच के अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हैं तो जितना रिकवर हो रहा है, ठीक है, हो सकता है फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर कर पा रहे हैं, ये यहाँ पर पॉइंट नहीं. पॉइंट ये है कि अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कितना रिकवर कर पा रहे हैं उसके बाद अपना सिचुएशन अगर चेक करते हैं तो जो होता है वो कंट्रीब्यूशन. और हमारे पास कंट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए कि जो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर पाए. फिक्स्ड कॉस्ट को अगर कवर कर पाएगा तब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा, और कवर करने के बाद भी अगर कुछ बचा लेगा तब प्रॉफिट होगा. सिंपल सा बात है. ये देखो 200 रुपए का सेल है और अगर उसमें मान लो वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 100. ठीक है. तो बचा कितना, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 100. ठीक है. अच्छा, अब फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट है 50. तो उसके बाद हमारा प्रॉफिट 50 बच रहा है. तो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने के बाद बचता क्या है? कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए ताकि हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर पाए. अगर नहीं कर पाते हैं तो प्रॉफिट नहीं होगा. और अगर फिक्स्ड कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही फिक्स्ड कॉस्ट होता तो उस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो जाता. सपोज फिक्स्ड कॉस्ट 100 होता तो यहाँ पर 0 आ जाता. इसका मतलब अभी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में है. तो पीवी रेशियो का मतलब समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये बता दिया कि पीवी रेशियो का नॉलेज होना चाहिए. पीवी रेशियो का मतलब है अगर हम लोग बेच के कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है वो चेक करना चाहते हैं तो पीवी रेशियो के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं. तो पीवी रेशियो बोला है 20%, मतलब 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन होता है और जो सेल है वो कितना हो जाएगा 100 रुपीज का. 100 रुपए का बेचेंगे तो 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन. पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100. तो कंट्रीब्यूशन 20, सेल्स 100.
The total number of actual hours worked by the direct employee forces was 4.45 lakh. बोल रहा है कि टोटल कितना टाइम काम हुआ है, 4.45 लाख आवर्स काम हुआ है. द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स. क्योंकि लेबर टर्नओवर हुए जा रहा है बार बार, तो नए लोगों को जब हम लोग काम पे रख रहे हैं तो उन्हें रिक्रूट करने के बाद उन लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ता है कि कैसे फैक्ट्री में काम हो रहा है. ठीक है, तो सब अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स होता है, तो उस रूल्स के हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ेगा. तो 4.45 लाख क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉय फोर्स वाज 4.45 लाख. द एक्चुअल डायरेक्ट आवर इंक्लूड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स आर अनप्रोडक्टिव. तो 30,000 आवर्स पूरे साल भर में हम लोगों ने नए वर्कर को ट्रेनिंग देने में निकाल दिया, और उसमें से आधा बोल रहे हैं हाफ जो है अनप्रोडक्टिव है. ठीक है, तो ट्रेनिंग पीरियड में भी तो वो लोग प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ट्रेनिंग है तो सारा काम सही से नहीं हो रहा है. तो 15,000 आवर्स प्रोडक्टिव है, 15,000 आवर्स जो है वो अनप्रोडक्टिव हो गया. ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ द डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट. पर्सनल डिपार्टमेंट मतलब जो लोगों को रिक्रूट करते हैं इन फिलिंग वैकेंसीज, तो वो लोगों को रिक्रूट करते हैं, वैकेंसीज है क्योंकि लेबर टर्नओवर हुए जा रहा है, तो इन्होंने बहुत ही लेट किया है. ठीक है, काम पे दूसरे लोगों को रिक्रूट करने में. ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर वेयर लॉस्ट. बोल रहा है क्योंकि जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो उन्होंने डिले किया है. किस चीज का डिले किया है, उन्होंने रिक्रूट करने में डिले किया है, मतलब रिप्लेसमेंट करने में डिले किया है, या न्यू रिक्रूट जो भी हो, रिप्लेसमेंट ही बोलेंगे क्योंकि न्यू रिक्रूट मतलब बिजनेस एक्सपेंशन के केस में होता है. तो रिप्लेसमेंट करने में वर्कर को डिले किया, इस वजह से 1 लाख घंटा बर्बाद हो गया, क्योंकि वर्कर ही नहीं थे तो काम कैसे होगा. तो टाइम तो चला गया लेकिन काम कुछ नहीं हुआ. लेकिन इस 1 लाख घंटे में क्या नहीं जुड़ा हुआ है, अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर जो कितना था 15,000 था, 30,000 का आधा वेयर लॉस्ट. ये बोल रहा है द कॉस्ट इनकर्ड कंसिक्वेंट ऑन एम्प्लॉय टर्नओवर रिवील्ड एन एनालिसिस ऑन द फॉलोइंग. बोल रहा है कि एम्प्लॉय टर्नओवर होने की वजह से और भी कुछ कॉस्ट जो है वो इनकर्ड हुए हैं. क्या क्या, सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सब कॉस्ट जो है और भी लग गया है क्योंकि एम्प्लॉय टर्नओवर हो रहा है. Assuming that the potential production lost as a consequence of employee turnover could have been sold at prevailing prices, find the net profit foregone last year on account of employee turnover. बोल रहा है कि ये कैलकुलेट करके बोलो कि एम्प्लॉय टर्नओवर के वजह से कितना प्रॉफिट जो है वो लॉस हुआ है. ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग टाइम देख लेते हैं, टाइम का ये कैलकुलेशन कर लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड कितना है 4.45 लाख. पहले ये लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉय फोर्स, by the direct employee force, कहां चला गया, was 4.45 lakh, was 4.45 लाख. मतलब कितना हो जाएगा, इसको इंटू 1 लाख कर देते हैं तो टोटल पता चल जाएगा, ताकि माइनस करने में ठीक रहे, क्योंकि 30,000 दे रखा है ना. तो 4,45,000 आवर्स. ठीक है, अच्छा ये पूरा टाइम काम हुआ है पूरे साल भर में. अब इसका हम लोगों को बाइफर्केशन करना पड़ेगा, मतलब वर्किंग नोट की तरह ही हम समझाते हैं. देखो पूरे साल भर में काम हुआ है 4,45,000 आवर्स. ठीक है, लेकिन इसका दो पार्ट हो जाएगा. कैसे, यहाँ पर बोला है, ये देखो, द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स इंक्लूडेड, मतलब एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स मतलब ये वाला, यही तो है ना एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स. तो ये जो एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स है यानी 4,45,000, इसमें क्या इंक्लूडेड है, 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेड टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट. तो 30,000 जो है, 30,000 आवर्स जो है वो ट्रेनिंग का है.
तो बोलो, मतलब ये नए लोगों के लिए नए लोगों ने 30,000 आवर्स काम किया है, तो जो पहले से ही थे उन्होंने कितना टाइम काम किया होगा, मतलब दो पार्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग पीरियड का टाइम इंक्लूडेड है। माइनस करके बताओ। 4,15,000। हाँ, 4,15,000 आवर्स, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग मतलब नए लोगों ने काम किया है, ये जो है ये प्रोडक्टिव हुआ है, ठीक है। ये भी प्रोडक्टिव है, लेकिन इसमें फिर से इसमें भी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रोडक्टिव है, ये भी प्रोडक्टिव है, लेकिन ये पूरा प्रोडक्टिव नहीं है। अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ये देखो, और आउट ऑफ विच, ये देखो 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स आर अनप्रोडक्टिव। अब ये जो नए लोगों ने काम किया है ना, इनका आधा आधा कर लो, तो 30,000 का आधा आधा कितना होगा? 15,000। हाँ, 15,000। 15,000 15,000, तो 15,000 प्रोडक्टिव, 15,000 अनप्रोडक्टिव, ऐसे हो गया, ठीक है। 15,000 प्रोडक्टिव, 15,000 अनप्रोडक्टिव, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, ये हमें टाइम का जो है पूरा कैलकुलेशन पता चल गया, और इसके साथ कुछ और भी टाइम हमारा बेकार हो गया है। 1,00,000 पोटेंशियल आवर बर्बाद हो गया है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसे, पर्सनल डिपार्टमेंट है, उन्होंने वैकेंसीज को जल्दी जल्दी फिलअप नहीं किया, इस वजह से 1,00,000 पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर बेकार हो गया। मतलब 1,00,000 घंटा प्रोडक्टिवली काम किया जा सकता था, जो लॉस्ट हो गया। लेकिन इसमें ये वाला आवर्स इंक्लूडेड नहीं है, बोल रहा है ये वाला 15,000 जो अनप्रोडक्टिव है ना, ये इंक्लूडेड नहीं है, ये बता रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि टोटल अनप्रोडक्टिव आवर्स कितना है। टोटल अनप्रोडक्टिव आवर्स, टोटल अनप्रोडक्टिव आवर्स कितना है? एक तो ये वाला ट्रेनिंग पीरियड का 15,000, 15,000 आवर्स, और एक होगा, कौन सा होगा बोलो? ये वाला 1,00,000। 1,00,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये दोनों अनप्रोडक्टिव है, काम ही नहीं हुआ इस टाइम पे, तो 1,15,000। हाँ, 1,15,000 आवर्स। अच्छा, और प्रोडक्टिव, टोटल प्रोडक्टिव आवर बताओ कितना है? प्रोडक्टिव आवर कितना है? टोटल प्रोडक्टिव आवर है ये 3,30,000। वाला। हाँ, 4,15,000, और तो मैम उसमें से 1,00,000 लेस नहीं करेंगे? 1,00,000 लेस क्यों करेंगे? ये तो टोटल था ना, इसका ही तो अलग अलग है। 4,45,000 में 4,15,000 ये अलग से बताया है, 1,00,000 जो है ये अलग से बताया। इतना टाइम तो काम नहीं हुआ, ये टाइम लॉस्ट है, तो जो लॉस्ट है वो तो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ये 4,45,000 पूरे साल भर में इतना टाइम काम हुआ है। अब प्रोडक्टिव हुआ है कि अनप्रोडक्टिव हुआ है, वो अलग अलग बता दिया है। लेकिन ये 1,00,000 है, ये कैलकुलेशन बता रहा है कि और भी 1,00,000 आवर कम हो सकता था, तो उसका कैलकुलेशन तो इसमें नहीं होगा, इसीलिए माइनस नहीं करेंगे। समझ में आया? यस मैम। हाँ, मतलब ये देखो ना, ये 4,45,000 आवर्स जो है ये पूरे साल भर काम हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना प्रोडक्टिव हुआ है और इतना प्रोडक्टिव हुआ है, इतना अनप्रोडक्टिव हुआ है। ये एक एस्टिमेशन है कि 1,00,000 घंटा और भी हम लोगों ने खो दिया, ठीक है। 1,00,000 घंटा और भी हमारा अनप्रोडक्टिव चला गया, बिकॉज हम लोगों ने किसी लोग को काम पे रखा ही नहीं। तो ये 4,15,000 में 4,45,000 में वो इंक्लूडेड नहीं है। तो टोटल प्रोडक्टिव आवर्स कितना हो जाएगा? 4,15,000 आवर्स जो कि प्रोडक्टिव था, प्लस 15,000 जो कि जो ट्रेनिंग पीरियड में थे उन्होंने प्रोडक्टिव आवर्स इतना दिया, 15,000 घंटा में प्रोडक्टिव काम किया। तो टोटल करो कितना होता है? 4,30,000। हाँ, 4,30,000। हाँ, 4,30,000। अच्छा, अब यहाँ पर देखो पीवी रेशियो बता दिया है 10%। पीवी रेशियो सॉरी 20%। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन पर आवर। तो कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना हो जाएगा? तो ये है 4,30,000। एक मिनट, पहले कंट्रीब्यूशन पर ईयर निकाल लेते हैं, एक साल का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो कैसे निकालेंगे? तो रेशियो तो बता दिया है 20%, और सेल बता दिया है 83 लाख। ये देखो 8303 कितना बताया, 8303,300, ठीक है। ये क्या है? ये है
टोटल सेल्स इनटू 20% करने से कंट्रीब्यूशन पर ईयर पता चल जाएगा ना। ये देखो, क्योंकि पीवी रेशियो के हिसाब से क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये होता है पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो कितना है 20%, यानी 20/100। मतलब इसको हम लोग यूनिटरी भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस तरह से। तो ये देखो, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, सेल तो पता है 830300 इक्वल टू 20/100, मतलब वही हो गया ना। इसका 20% करेंगे तो पता चल जाएगा कंट्रीब्यूशन कितना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो कंट्रीब्यूशन एक साल का कितना हुआ, इसको इंटू करो, पता चल जाएगा एक साल में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ। 16,60,660। हाँ, 16,60,660 इतना है कंट्रीब्यूशन एक साल का। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर आवर, क्योंकि आवरली हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, तो हमें पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो ये कंट्रीब्यूशन क्या है, ये भी तो वन टाइप ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद जो बता रहा है। तो ये लोग वेरिएबल कॉस्ट को ही चेक करेंगे, क्योंकि लॉजिक है। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसे भी लगना ही होता है, ठीक है, उसमें तो ऐसा बात नहीं है कि सेल कम या ज्यादा से फिक्स्ड कॉस्ट में इफेक्ट नहीं आता है। इफेक्ट अगर आता है तो वेरिएबल कॉस्ट से आता है, क्योंकि वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना हो जाएगा, एक साल का इतना है, और एक साल में कितना टाइम काम हुआ है, क्योंकि ये तो कंट्रीब्यूशन तभी मिलेगा ना सेल करेंगे तब। तो ये प्रोडक्टिव आवर के ऊपर होगा। तो प्रोडक्टिव आवर कितना है 4,30,000। तो डिवाइड करके बताओ कि कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना हो जाएगा। 16,60,660 3.862। हाँ 3.862, ये हो गया रुपीज 3.862 पर आवर। मतलब एक घंटे में इतना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। ठीक है, जो पूरे साल भर का डेटा से हमें पता चला कि एक घंटे में इतना कंट्रीब्यूशन मिला है। अच्छा, अब क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि कितना कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने खो दिया है। फाइंड द प्रॉफिट फॉरगोन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। तो कितना प्रॉफिट हमारा लॉस हो गया है। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट लॉस हो गया होगा, जितना अनप्रोडक्टिव आवर है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव हो गया 1,15,000, जो कि इतना टाइम हम लोग काम कर सकते थे। ठीक है, जिसमें 15,000 घंटा काम हुआ है, लेकिन अनप्रोडक्टिव, और 1,00,000 घंटा तो काम करवा ही नहीं पाए। तो 1,15,000 इतना आवर्स इनटू जो रेट है 3.862, तो ये पता चल जाएगा इतने टाइम पे कितना प्रॉफिट हम लोगों ने खो दिया, कितना कंट्रीब्यूशन खो दिया। इनटू करके बताओ कितना होता है। 4,444,130। हाँ, तो इतना कंट्रीब्यूशन हमारा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, 4,44,130 इतना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो गया। तो ये पहला आंसर तो आ गया कि कितना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ है। अब इसके साथ और भी बोला है, ये सब खर्चा दिया है, तो इम्प्लॉय टर्नओवर के वजह से ये सब जो है खर्चा हमारा लग गया है। ठीक है, तो ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा क्या क्या लॉस हुआ है, एक तो इतना प्रॉफिट लॉस हुआ है, उसके साथ साथ क्योंकि हम लोगों ने इम्प्लॉय टर्नओवर ऐसा प्रॉब्लम को फेस किया है, तो रिक्रूटमेंट के वजह से खर्चा, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग, ये सब जो है ऐड हो जाएगा कि ये सब खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इतना हो गया। तो फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन, इसमें क्या था, हम टोटल काम हुआ है, टोटल 4,45,000 आवर्स जो है कंपनी में काम हुआ है, लेकिन उसमें से ये पता चल गया कि 30,000 तो ट्रेनिंग देते ही चला गया इसमें से। तो बाकी बिना ट्रेनिंग वाला टाइम ये है जो कि फुल्ली प्रोडक्टिव है, और 30,000 में भी ट्रेनिंग आवर में आधा ही प्रोडक्टिव आवर था, आधा अनप्रोडक्टिव आवर था। तो हम लोगों ने टोटल प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव निकाल लिया। तो टोटल प्रोडक्टिव आवर ये वाला, और यहाँ पर ये 15,000, और अनप्रोडक्टिव ये 15,000, और 1,00,000 जो हम लोगों ने इंक्लूड हम लोग कर नहीं पाए, लेकिन कर पाते अगर पर्सनल डिपार्टमेंट जो है वो डिले नहीं करता। तो 1,15,000। तो टोटल प्रोडक्टिव आवर और टोटल अनप्रोडक्टिव। अब पीवी रेशियो 20% के हिसाब से तो सेल गिवन था, तो पूरे एक साल में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ इतना, और कंट्रीब्यूशन पर आवर अगर निकाल लेते हैं तो जितना टाइम काम हुआ है 4,00,000
30,000 के हिसाब से कंट्रीब्यूशन 1 घंटे का इतना है, तो जितना टाइम हम लोगों ने लॉस कर दिया इतना प्रॉफिट हमारा लॉस हो गया। अगर हम लोगों का एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होता तो 15,000 ट्रेनिंग देते हुए लॉस नहीं होता, अनप्रोडक्टिव नहीं होता, और 1 लाख रिक्रूट करते हुए लॉस नहीं होता, तो इतना प्रॉफिट हमारा चला गया। अब हम लोग को बोल रहे हैं कि टोटल कॉस्ट कितना फिर हो गया, तो प्रॉफिट जो चला गया वो लॉस है और ये सब खर्चा देना पड़ा, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा कि कितना होगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ profit foregone on account of employee turnover. कंट्रीब्यूशन foregone, ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन 4,44,130, ये तो कंट्रीब्यूशन चला गया। ऊपर से ये सब खर्चा एक्स्ट्रा हुआ तो प्रॉफिट कम होगा ना। अगर हमें सेटलमेंट कॉस्ट बेयर करना पड़ा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट बेयर करना पड़ा, तो ये सब खर्चा कहाँ से पे किए, जो प्रॉफिट कमाए उसी से, तो ये प्रॉफिट, इस वजह से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो वही पूछ रहा है। तो प्रॉफिट कितना कम होगा, एक तो ये जो नहीं कमा पाए और बाकी जो हम लोगों को खर्चा करना पड़ा, तो सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग 43,820, रिक्रूटमेंट कॉस्ट 26,740, सिलेक्शन 12,750, ट्रेनिंग 30,490, टोटल करने से ही पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना कम हो गया। $4,44,130 प्लस 43,820, 26,740, 12,750 और 30,490, 5,57,930, इतने का प्रॉफिट जो है ये लॉस हो गया। ठीक है, बस यहाँ पर तो और कुछ नहीं है। अच्छा, ये एक यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देते हैं कि ये सेटलमेंट कॉस्ट ये सब कैसा कॉस्ट होता है। तो एक्चुअली जब कोई लेबर छोड़ के चला जाता है, मतलब जब लेबर टर्नओवर का सिचुएशन होता है, तो उसमें दो तरह का कॉस्ट इंक्लूडेड हो जाता है। ठीक है, दो तरह का कॉस्ट इंक्लूडेड होता है। एक होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट, ठीक है, एक होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट। ये वाला पॉइंट एक्चुअली थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। ये देखो, लास्ट क्लास में मैंने बोला था, ये लास्ट एक पॉइंट लिखवाया था कि हायर द लेबर टर्नओवर मोर विल बी लेबर कॉस्ट फॉर एनी बिजनेस एंड वाइस वर्सा। तो जितना लेबर टर्नओवर ज्यादा होगा लेबर कॉस्ट उतना बढ़ जाएगा। तो लेबर टर्नओवर होने पे क्या क्या कॉस्ट इंक्लूडेड हो जाता है, तो एक होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट, ये थियोरेटिकली भी आ सकता है, और दूसरा होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंट करना, मतलब क्या होता है, रोक लेना। ठीक है, तो हम लोग का जो वर्कर है उसे अगर हमारा कंपटीटर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पैसा देगा, तो ऑब्वियस सा बात है कि सभी वर्कर काम क्यों करते हैं, वो इसीलिए काम करते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है। ठीक है, सभी करते हैं, कोई वर्कर का बात नहीं है। तो अगर कहीं पर उन्हें ज्यादा ऑफर मिले, एक अच्छा एम्प्लॉय है जिसे एक कंपनी 50,000 दे रही है, लेकिन दूसरा कंपनी वही काम करने के लिए अगर बोल रही है 60,000 देंगे, तो वो अगर वहां चला जाता है, ऐसा सिचुएशन, अब जरूरी नहीं कि सभी जाए, लेकिन नॉर्मली तो चले जाते हैं, तो अगर चले जाएंगे तो उनको रोकना पड़ेगा क्योंकि अच्छा एम्प्लॉय है, उनको सब पता है कि कैसे काम होता है। तो अच्छे जो वर्कर होते हैं, जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, तो कंपनी भी नहीं चाहती है कि वो उन्हें छोड़ के चले जाए। ठीक है, तो कंपनी उन्हें रोकने का कोशिश करेगी। तो रोकने का कोशिश करने के लिए उन्हें क्या देना पड़ेगा, सिंपल बोलो तो लालच देना पड़ेगा कि वो 60,000 ऑफर कर रही है, हम 70,000 देंगे, लेकिन आप मेरे कंपनी में ही काम करो, यहीं पर ही रुक जाओ। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट। ठीक है, तो प्रिवेंटिव कॉस्ट लग सकता है। तो ये लेबर टर्नओवर की वजह से, देखो ये लेबर टर्नओवर की वजह से ये दो कॉस्ट इंक्लूडेड हो जाता है, प्रिवेंटिव कॉस्ट। अच्छा,
ताकि हम लोग मतलब रिजाइन करने को प्रिवेंट कर सके, ठीक है, टू प्रिवेंट रेजिग्नेशन। अब हम लोग कैसे करेंगे, उसका बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, जैसे कि सैलरी को इंक्रीज करके कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ पेंशन वगैरह का स्कीम बता सकते हैं कि पेंशन, कुछ ईएसआई स्कीम हो सकता है, कुछ पीएफ का स्कीम हम लोग ला सकते हैं। किसी भी तरह से जो नीड है, जैसे करने से बेटरमेंट होगा वैसे करके हम लोग अपने वर्कर को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, कैसे करके हमें उन्हें रोकना है। दूसरा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जब होता है, मान लो वर्कर चले जाने चाहते हैं, ठीक है, या फिर रिप्लेसमेंट तो दो वजह से होता है, या तो डिस्चार्ज हो गया है वर्कर को, या फिर हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, या फिर वो खुद ही रिजाइन करके चला गया और हमने रोका नहीं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट मतलब जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग रोकना नहीं चाहते, रिप्लेस करना चाहते, ठीक है। पहले ए बी दो वर्कर था, ए बी सी, उसमें से बी चला गया, हम लोगों ने ए डी और सी ऐसे तीन वर्कर को रख लिया, रिप्लेसमेंट कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब डी को हमें क्या करना पड़ेगा, डी को हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है, ट्रेनिंग कॉस्ट लग जाएगा। ये देखो, जैसे ये रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, पहले रिक्रूट करना पड़ेगा जिसमें हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा किसको लेंगे, तो सिलेक्शन कॉस्ट, ठीक है, ये सब होता है एक्चुअली। सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, रिक्रूट कॉस्ट का मतलब ये सब हो सकता है, रिक्रूट कॉस्ट। और क्या हो जाएगा, अब नया वर्कर है, तो नए वर्कर है तो उनका स्किल अगर उतना अच्छा नहीं होगा तो उनको ट्रेनिंग तो देना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ स्पॉइलेज कॉस्ट भी हो सकता है, क्योंकि जब नया कोई भी काम सीखता है कोई, तो उससे स्पॉइलेज भी बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो स्पॉइलेज कॉस्ट हो सकता है, वेस्टेज, वेस्टेज हो सकता है, वो मतलब ज्यादा कर रहा है क्योंकि उतना नॉलेज नहीं है, तो वेस्टेज कॉस्ट हो सकता है, कुछ उससे टूट फूट गया, दैट इज ब्रेकेज कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह के कॉस्ट जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये लेबर टर्नओवर में दो कॉस्ट होगा, एक तो वर्कर को रोकना चाहे तो उस पर क्या कॉस्ट होता है, दैट इज प्रिवेंटिव कॉस्ट, और एक हम लोग अगर रिप्लेस करना चाहे तो उसमें क्या कॉस्ट होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो ये देखो, ये सब कॉस्ट वही दिया हुआ था। अच्छा, और यहाँ पर अब ये वाले पीडीएफ में हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन बाकी था, क्वेश्चन नंबर 2 बाकी था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6 ऐसा कुछ बाकी था। तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, XYZ are 3 workers working in a manufacturing company and their output during a particular 40 hours week were 96, 111, 126 units respectively. The guaranteed rate per hour is 10 per hour, low piece rate is 4 per hour, high piece rate is 6 per hour, high task is 100 unit per hour. Compute the total earning and labor cost per unit under Taylor, Merrick and गैंट टास्क बोनस प्लान, ठीक है, ये जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बोला है टेलर्स। टेलर्स का क्या सिस्टम था, टेलर्स का सिस्टम था 80% और 120%, है ना। बिलो स्टैंडर्ड होने से 80% ऑफ पीस रेट और अबव स्टैंडर्ड होने से 120% ऑफ पीस रेट, ऐसे था, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 2, टेलर्स प्लान, तो किसको कितना बोनस मिलेगा, 3 वर्कर है XYZ। अच्छा, तो स्टैंडर्ड एक होना चाहिए, उसी के हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली कितना आउटपुट चाहिए था और कितना हुआ है। तो हाई टास्क को हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड मानेंगे, तो स्टैंडर्ड यानी हाई टास्क होता है, ठीक है। हाई टास्क मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो हाई टास्क, ठीक है, जैसे मैक्सिमम एक 100 मार्क्स का पेपर होगा तो 100 आ सकता है, दैट इज हाई टास्क। तो हाई टास्क 100, 100 और 100, और इन्होंने एक्चुअली कितना किया, एक्चुअली किया है 96, 111 और 126। तो ये तो बिना कैलकुलेशन करके भी हम लोग बोल सकते हैं कि इनको बिलो स्टैंडर्ड मिलेगा, इनको अबव स्टैंडर्ड मिलेगा, क्योंकि 100 से ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं वेजेस। तो वेजेस हो जाएगा, अब हाई टास्क है तो हाई पीस रेट ही लेंगे, ठीक है, हाई टास्क है तो हाई पीस रेट करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 6 इंटू 96 ये वाला हो जाएगा, 6 रुपीज पर यूनिट करके है, तो 6 तो नहीं मिलेगा, 6 का 80% मिलेगा ना, मिलेगा।
मैम यहाँ पे तो उसको 4 मिलेगा ना, क्योंकि 4 तो क्या बोल रखा है, लो पे 4, अगर 100 तक मैम स्टैंडर्ड ले रखा है तो तुम बिलो 100 है, तो यहाँ पे तो 4 लेंगे ना। हाँ एक्चुअली ये जो है लो पीस रेट जो है वो 4 ही होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये इंस्टीट्यूट का जो मैट एक्चुअली ये सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट से लिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो इंस्टीट्यूट के मैट में इसे लिया हुआ है 6 के ऊपर ही पूरा लिया गया है, ठीक है। तो अगर सीएमए के लिए हम बोल रहे हैं, अगर सीएमए में क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग 6 ही लो, क्योंकि कभी कभी इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम क्या होता है, चाहे सीए हो चाहे सीएमए हो जो भी हो, इन लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि मैट में जैसा किया हुआ है इनको वैसे ही चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क जो है वो ये काट लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ये 6 से इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि सीएमए वाले बुक में 6 ही दिया हुआ है। और जो सीए का बात है, सीए में अभी ये सारा मेथड जो है उतना एप्लीकेबल नहीं है, सीए में सिर्फ हेल्थ से रोवन ही आ रहा है, तो सीए का जो नया मैथ है ना उसके हिसाब से टेलर्स वगैरह का उतना क्वेश्चन है भी नहीं, तो सीए के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, इसलिए हम सीए वाला जैसा नहीं करवा रहे हैं। पहले ये सब क्वेश्चन उस पहले वाले जो सेशन था उसमें था, अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम करवा देते हैं, बाई चांस अगर कभी कभार आ जाए तो कर सकते हो, लेकिन सीएमए में ये और सब मैम है। इसका तो हाँ बोलो इसका बोलो। क्वेश्चन मैट में भी नहीं दिया है, मतलब हाँ मैरिक नहीं टेलर दिया है, का मैट में। हाँ हाँ तुम लोग का थोड़ा इरेलीवेंट कर दिया है, लेकिन सीएमए वालों का अभी भी है, सारा मेथड ही है, लेकिन तुम लोग का मेन जो मेथड रखा है ये हम लास्ट में बता ही देते कि हेल्थ से रोवन पे ज्यादा फोकस करना है, और सीएमए भी हेल्थ से रोवन में से ही ज्यादा आता है, बाकी से नहीं आता है, ठीक है। उन लोगों का भी हेल्थ से रोवन ही ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी मुझे ये क्वेश्चन मिल गया तो हम करवा देते हैं, और ये मेनली सीएमए के हिसाब से ही करवा रहे हैं, तो उनके मैट के हिसाब से करवा रहे हैं, नहीं तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है अगर बोला जाए तो, क्योंकि लो पीस रेट वही होना चाहिए 4 रुपया, हाई पीस रेट है 6 रुपीज, तो फिर जो जिन्होंने एवव एफिशिएंसी किया उनका 6 रुपीज होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूट बोलता है कि जैसे मैंने करवाया वैसे चाहिए, सिर्फ सीए में क्यों, सीए वाले भी वैसे ही बोलते हैं इंस्टीट्यूट के मैट में जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैट का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा सीएमए के लिए हम बोलेंगे थोड़ा सा इस चीज को ध्यान पे रखना है हम लोगों को कि ये क्वेश्चन बाई चांस ऐसा ही अगर आ जाए तो वैसे ही करेंगे जैसे मैट में दिया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल वैसे हिसाब से कर लेते हैं। और सीए के लिए ये हेल्थ से रोवन के अलावा, सीए के लिए हेल्थ से और रोवन के अलावा बाकी सारे जो मेथड्स है वो प्रैक्टिकल के लिए इरेलीवेंट है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, बस हाँ पता होना चाहिए, नाम दिया हुआ है बुक में और कुछ नहीं। हेल्थ से रोवन के अलावा बाकी प्रैक्टिकली उतना रेलिवेंट है नहीं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा ये मैट के हिसाब से कर लेते हैं, सीएमए के मैट के हिसाब से। तो ये इसीलिए यहाँ पर 96 इंटू 6 रुपीज का 80% करेंगे, बिकॉज मैट में ये बोल रहा है कि हाई टास्क तो हाई पीस रेट से ही काम करना पड़ेगा। वैसे मैम ये 83%। हाँ 83, हाँ अब ये 83 नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तुम लोग के मैट के हिसाब से 83 था, ठीक है, इनके नहीं, मैट वो के हिसाब से। फॉर्मूला में तो मैम, हाँ फॉर्मूला में बोलो। तो आपने 83 लिखवाया है। दोनों ही टेलर। लिखवाया, दोनों लिखवाया था, देखो एक बार। ओ हाँ, सीएमए हाँ वालों का और आपने। मैंने, हाँ मैंने अलग अलग बता दिया था, इसीलिए मैंने दोनों ही लिखवा दिया था। अच्छा इनका हो गया 460.8 ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 111 इंटू ये 6 रुपीज का 120%। मतलब ये सब थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, मतलब कोई इसका ये नहीं है, मतलब एक्चुअली समझ में आना बहुत मुश्किल है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्पेशली एक्चुअली सीएमए में क्या हुआ है क्योंकि एमसीक्यू हुआ है तो फिर आंसर ना वही रहेगा जो इंस्टीट्यूट का मैट में फॉलो किया हुआ है, तो अगर हम लोग अपने हिसाब से कर देंगे जो कि लॉजिकली करेक्ट है तो आंसर नहीं टैली होगा। तो ये एज ए स्पेशल क्वेश्चन के हिसाब से मार्क करके रख सकते हैं हम लोग कि बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें इसी तरीके से ही करना पड़ेगा जैसे मैट में है। 907.20। अच्छा ये हो गया टेलर्स और मेरिक, ये भी थोड़ा अजीब तरीके से ही किया हुआ है, देखो मेरिक का रूल्स क्या था, मेरिक का था अप टू 83% ऐसा करके स्लैब दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख लेते हैं। अच्छा जो एक्स है इनको कितना मिलेगा, इनका एफिशिएंसी लेवल कितना है,
हाई टास्क है 100 और इन्होंने आउटपुट दिया है 96, तो इनका एफिशिएंसी कितना है? एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफिशिएंसी होता है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100, तो ये 96%। तो क्योंकि 100 है तो फिर एफिशिएंसी बिना कैलकुलेट किए भी हम लोग लिख सकते हैं ना, 111%, वही तो आएगा, डिवाइड 100 इंटू 100 और 126%। अब मेरिक का जो स्लैब था उसके हिसाब से था कि अप टू कितना बोला गया था, मेरिक का बोला था अप टू 83% होने से नॉर्मल पीस रेट, ठीक है। नॉर्मल तो ये हाँ, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, इसमें हो जाएगा नहीं, ये तो अप टू 83 से ज्यादा है, 83 से ज्यादा है, ये तो 100 और 90। 80 टू 100 के बीच में, इस पे प्लस 10% होगा मैम। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा 110% ऑफ 110%, मतलब 100 प्लस 10%, 110% ऑफ पीस रेट। और ये भी हो जाएगा वही 110%, नहीं ये अबव 100 है तो इसका ये अलग हो, अबव 100 है और ये वो वाला भी अबव 120। 100 हाँ और वो वाला 120 130। हाँ ये हो जाएगा, नहीं 130 कुछ नहीं था, इसमें 120 होगा। दो ही स्लैब था, एक था नॉर्मल पीस रेट, एक 110 और एक 120। नहीं मैं मेरिक में आपने लिखा है तो अबव 100% में ना आप 20% भी ले सकते हो और 30% भी ले सकते 30% भी ले सकते, 20 और 30, ठीक है। तो ये क्योंकि 20 करके सॉल्व किया हुआ है तो हम 20 के हिसाब से ही कर देते हैं। हो। अच्छा पर अगर एग्जाम में 20 अगर 30% से कर दिए तो फिर तो गलत कर देगा ना। हाँ, ये एक्चुअली क्या है ना, बुक टू बुक वेरी कर रहा है। तो देखो ये सीएमए का अगर आएगा, ठीक है, सीएमए के हिसाब से करवा रहे, क्योंकि सीए का तो रेलिवेंट नहीं है, तो सीएमए के लिए 20% ही लेना पड़ेगा, तो सीएमए के लिए 20% ये लिख लो, ठीक है। 30% एक्चुअली सीए के बुक में पहले था, अभी तो सीए के बुक में वो हटा दिया है, और हम लोगों ने भी 20-30 दोनों ही पढ़ा था, 20 और 30, तो दोनों से ही आंसर सही होता है, तो दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एमसीक्यू में आ रहा है, क्योंकि अभी सीएमए वाला एमसीक्यू पैटर्न हो गया है, तो उसमें क्या होगा, चेक करना पड़ेगा कौन सा एमसीक्यू वाले आंसर से मिल रहा है, ठीक है। तो 20-30 दोनों से चेक करके देखना पड़ेगा चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, और जिन लोग को लिख के करना होता है तो वो दोनों ही कर सकते हैं, 20 वाला भी कर सकते हैं, 30 वाला भी कर सकते हैं, जो कि सीए के केस में होना चाहिए था, बट अभी तो ये मेथड का कैलकुलेशन हटा ही दिया है, तो फिर सीए वाला का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सीएमए में क्या करना पड़ेगा, हम लोग 20% या 30% दोनों से चेक करके देखेंगे, जो हमारा एमसीक्यू आंसर मैच होगा वही वाला होगा। तो बेसिकली मैट में 20% ही फॉलो है, तो सीएमए के लिए 20% ही रख सकते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ ये मेरिक है। 110 ऑफ ये कितना हो जाएगा फिर, 110 ऑफ पीस रेट। अच्छा इसमें क्या लिया है, इसमें भी वही 6 रुपीज से ही किया गया है, तो हम 6 रुपीज से ही कर देते हैं। तो 96 इंटू 6 रुपीज का 110%, तो कितना हो जाएगा, 96 इंटू 6 इंटू 110%, 633.6। अच्छा 111 इंटू 6 रुपीज इंटू 120। अब क्या लॉजिक है ये तो मुझे भी क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है, क्यों ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में इंस्टीट्यूट को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। गलत सलत बहुत ही सारा चीज़ रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो लोग सोचते हैं कि ऐसे ही करना है तो ऐसे ही करना है, अगर नहीं करेंगे तो बस नंबर कटेगा और कुछ नहीं। 126 इंटू 6 रुपीज इंटू 120%, क्योंकि सच में ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इलॉजिकल जैसा है इसका सोल्यूशन। अच्छा और लास्ट वाला जो था गैंट टास्क, इसका रूल्स भी हम लोगों ने पढ़ा था, गैंट टास्क का मैंने लिखवाया होगा, प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड होने यस से मैम। गारंटेड टाइम रेट, हाँ ये भी लिखवाया था गारंटेड टाइम रेट। तो एक्स का तो बिलो स्टैंडर्ड है XYZ, तो एक्स का बिलो स्टैंडर्ड है 90, लेकिन टाइम रेट के हिसाब से मिलेगा तो आवरली देखना पड़ेगा। तो गारंटेड टाइम रेट कितना है 10, ठीक है। और कितना आवर्स काम हुआ है 40 आवर्स, ये पहले लाइन पे था 40 आवर्स, तो 40 आवर इंटू ₹10 करके गारंटेड वेज रेट, जो बोला गया था कि ₹10 तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा उसके बाद
नेक्स्ट देखो गैन टास्क में लिखा हुआ होगा कि अगर एबव स्टैंडर्ड होता है प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड तो बोनस ऑफ 20% ऑफ टाइम रेट ऐसा कुछ होगा, और प्रोडक्शन एबव स्टैंडर्ड हाई पीस रेट मिलेगा। प्रोडक्शन एबव स्टैंडर्ड होने से हाई पीस रेट मिलेगा, तो यहाँ पर एबव स्टैंडर्ड है तो हाई पीस रेट ही ले लेते, फिर पीस रेट आ जाएगा तो 6 इंटू 11 और 6 इंटू कितना हो जाएगा 126, 11 नहीं 111, क्योंकि जैसे ही ये एबव स्टैंडर्ड हो जाएगा तो पीस रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, और बिलो स्टैंडर्ड होगा तो आवरली रेट एप्लीकेबल होगा। तो इसमें हो गया 666 और इसमें हो गया 756। बस ये मुझे लॉजिकल लगा ये जो सोल्यूशन है। बाकी यहाँ पर एक डाउट ये है मुझे, क्यों हर जगह पे, मतलब डाउट क्या, मतलब यहाँ पर मुझे भी नहीं पता क्यों ऐसा किया है कि हर जगह पे 6 रुपीज ही लिया गया है, जबकि यहाँ पर एक्चुअली 4 होना चाहिए लो पीस रेट, ठीक है ये दोनों ठीक है। और ये जो है एफिशिएंसी के हिसाब से ये वाला 110% है, तो चलो 6 रुपीज लेके किया गया, ये वाला थोड़ा डाउट है, बाकी फिर भी ठीक है, चलो ये लॉजिकल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बार मार्क करके हम लोग रख सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सीएमए के लिए बोल रहे हैं, ठीक है सीए के लिए नहीं, तो फिर ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा ये हो गया 2, ये बाकी था इसीलिए मैंने बाकी रखा था। इलास्ट्रेशन 3 ये हो गया। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाला होगा। ड्यूरिंग अक्टूबर 2015 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेबर फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 1900 एंड द एंड ऑफ द मंथ 2100। ये मंथली ओपनिंग एंड क्लोजिंग लेबर टर्नओवर बताए। ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपल लेफ्ट व्हाइल 40 पर्सन्स वेयर डिस्चार्ज। ये देखो 25 लोग चले गए और 40 को डिस्चार्ज कर दिया गया। 280 workers were engaged, out of which 30 were appointed in the vacancy created by the number of workers separated, and the rest of an account of expansion scheme. Calculate the labor turnover of different method. अलग अलग मेथड से हमें लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को अलग अलग मेथड यूज करना है। सबसे पहले कौन सा मेथड यूज करें? रिप्लेसमेंट कोई भी एक यूज कर सकते हैं। एवरेज निकाल लेते हैं ना मैम फिर। हाँ पहले एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ए मंथ, एम्प्लॉय इन ए मंथ, एक मंथ का दिया है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। 1900 प्लस 2100। हाँ 1900 प्लस 2100 डिवाइडेड बाय 2, 2000। 2000 होगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सेपरेशन मेथड, लिख लेते हैं पहले। सेपरेशन मेथड में नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। अब नंबर ऑफ सेपरेशन ये लैंग्वेज को फिर से पढ़ के देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ सेपरेशन कितना है, कितने लोग छोड़ के चले गए। 25 पीपल लेफ्ट, तो ये भी सेपरेशन है। वाइल 40 पर्सन्स वेयर डिस्चार्ज, और 40 पर्सन्स जो है वो डिस्चार्ज हुए हैं। तो टोटल कितने लोग चले गए, सेपरेट कितने हो गए? सेपरेट तो दो तरीके से हो सकते हैं, खुद चले गए 65। मतलब हाँ कितना हो जाएगा 55, दोनों ऐड कर लेंगे। 25 भी होगा लेफ्ट यानी खुद से चले गए, जो सिर्फ लेफ्ट लिखा है 65 यानी होगा, खुद। 65। अच्छा 65 होगा, और 40 जो है इनको भगा दिया गया, तो ये हो गया 65। तो कितना हो जाएगा 3.25। हाँ 3.25%। अच्छा सेपरेशन मेथड। अच्छा उसके बाद रिप्लेसमेंट 2000 इंटू 100। रिप्लेसमेंट मेथड मतलब कितने लोगों को रिप्लेस किया गया। 280 वर्कर्स वेर एंगेज, आउट ऑफ विच 30 वेर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड एंड द रेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम। तो टोटल 280 लोग रिक्रूट हुए हैं, लेकिन उसमें से 30 लोग पहले से जो थे उनके बदले में आए हैं, मतलब 30 जो है ये रिप्लेस्ड है, मतलब किसी के जगह है। बाकी जो है वो एक्सपेंशन की वजह से, मतलब न्यू अराइवल है, मतलब न्यूली रिक्रूटेड है। तो न्यूली रिक्रूटेड कितना हो जाएगा 280 माइनस 30 करने से पता चल जाएगा न्यूली रिक्रूटेड 250। तो हमें कितना लेना पड़ेगा, क्या 30 से क्वेश्चन करें या 30
250 से करें या 280 से करें, किससे करना चाहिए? रिप्लेसमेंट में क्या आता है? रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ रिप्लेशन आता है, क्या उसमें न्यूली रिक्रूटेड आता है? नहीं मैम, उसमें तो नहीं। रिजाइन करके जो जाता है वो आता है, तो फिर मैम 30 वाला लेंगे। हाँ, सिर्फ 30 से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 30 यही वाला देखना था, यहाँ पर मेनली 30 डिवाइडेड बाय 2। हाँ बोलो कितना? 1 हाँ 1.5 1.5। रिप्लेसमेंट। अच्छा, इसके बाद फ्लक्स। पहले मैंने जो मेथड सिखाया है जो कि सही है, तुम लोग कहीं भी फ्लक्स मेथड चेक करके देख सकते हो, बुक में वैसे ही होता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा सीएमए का मैट का कुछ अलग ही बता रखा है, क्यों ये किसी को नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम बता देंगे लास्ट में क्या होगा। नॉर्मली फ्लक्स मेथड में क्या होता है, फ्लक्स मेथड में मैंने जो सिखाया है वो हम एक बार बता देते हैं जो सही है, ठीक है। फ्लक्स मेथड में आएगा सेपरेशन, जितने लोग हैं तो ये सेपरेट कितने हुए, 25 + 40 नंबर ऑफ सेपरेशन, और यहाँ पर कितना आएगा रिप्लेसमेंट। अगर सिर्फ रिप्लेसमेंट लेते हैं तो 30 आएगा, ठीक है। एक ये मेथड है, मैंने भी तो 2 मेथड बताए हैं ना, एक ये मेथड है, इससे एक आंसर आएगा। और देखिए आज मैंने बताया ये भी हो सकता है नंबर ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन मतलब न्यूली रिक्रूटेड प्लस जो रिप्लेस्ड रिक्रूटेड है, तो उस केस में कितना लेना पड़ेगा? अगर नंबर ऑफ एक्सेशन लेंगे तो उस केस में कितना लेना पड़ेगा? 280, क्योंकि 280 का मतलब 30 जो कि रिप्लेस्ड है और बाकी 250 जो कि न्यूली रिक्रूटेड है। तो ये दोनों से अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों से आंसर कितना आ रहा है देख लो, 25 + 40 + 30 डिवाइडेड बाई 2000। हाँ 7 है। हाँ हाँ बोलो। यस मैं वही बोल रही थी, अच्छा 4.7। हाँ 4.7। अच्छा उसके बाद ये वाला कितना हो जाएगा फिर, 25 + 40। 17.25। अच्छा 17.25%, ठीक है। तो ये सही, मतलब ऐसे ही होता है नॉर्मली। अगर तुम लोग गूगल पे भी सर्च में मारोगे मुझे लगता है यही फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि यही सारे बुक्स में रहता है। तो ये सीए वाले लोग ये फॉलो करो, ठीक है। और यहाँ पर अगर सीएमए का मैट अगर देखोगे तो सीएमए के मैट में कुछ अलग ही फॉर्मूला दे रखा है जो सिर्फ सीएमए के मैट में ही है और कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उनके हिसाब से फ्लक्स मेथड कुछ और है जो कि मैंने अभी तक लिखवाया नहीं था, तो ये सिर्फ सीएमए के लिए लिखना है, ठीक है। सीएमए के हिसाब से फ्लक्स मेथड अगर मटेरियल में भी चेक करोगे, जो मैट है स्टडी मैट, पेज नंबर हम बता देते हैं, वहां पर मिल जाएगा स्टडी मैट पेज नंबर है 107, ठीक है, 107 में मिल जाएगा। यहाँ पर पूरा आंसर सेम लिखा हुआ है कि फ्लक्स मेथड में क्या होगा, लेकिन उसमें एक हाफ ऐड कर दिया है, ठीक है। हाफ मतलब हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इन लोग के हिसाब से कैसा है आंसर फ्लक्स मेथड का, ऐसे है हाफ इंटू 280 + 65। ये देखो 280 + 65 मतलब ये वाला, 280 + 65 मतलब ये एक्सेशन और जितने लोग सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ सेपरेशन है, ये नंबर ऑफ एक्सेशन है, डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है, इंटू 100। सारा चीज सेम है, सेकेंड वाला इन्होंने फॉलो किया है, सेकेंड वाला सारा चीज सेम है, लेकिन इसको हाफ कर दिया है, बट क्यों ये नहीं पता, ठीक है, हाफ कर दिया है। अब ये वाला ही फॉलो करना पड़ेगा, तो ये हो गया 17.25 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब तो ये आंसर आ जाएगा 8.625%, ठीक है। ये वाला आंसर दिया हुआ है 8.625 यानी 8.63% ये आंसर आ रहा है। अब क्योंकि सीएमए का एमसीक्यू रहेगा तो तुम लोग चेक करके देख सकते हो कि अगर ये आ रहा है तो सोचो कि मैट फॉलो हुआ है, तो इसीलिए ऐसा आंसर दिया हुआ है, तो उसमें टिक करना है। और बाई चांस अगर उनका ऑप्शन में ये भी रहता है और ये भी रहता है, फिर भी यही वाला करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट बोल रहा है हाफ करने के लिए, तो हाफ करेंगे, लेकिन ये सीए के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सीए वाले ये दोनों आंसर कर सकते हो, फ्लक्स मेथड आएगा, तुम लोग का एमसीक्यू नहीं है, तो तुम लोग ये और ये दोनों फ्लक्स मेथड से ये 2 आंसर आएंगे। अगर हम लोग नंबर ऑफ एक्सेशन लेते हैं तो ये आंसर आएगा, और अगर ये लेते हैं तो ये, तो बेटर ये होगा कि ये वाला फॉलो करो, करेंटली जो नंबर ऑफ एक्सेशन वाला फॉलो करना है, ये वाला, ये बेस्ट मेथड है। तो सीए के लिए ये वाला मेथड, ठीक है, और सीएमए के लिए मैट के हिसाब से ये हो रहा है। बाकी ऑथेंटिक जो फॉर्मूला है वो यही वाला है, ये और ये, हाफ कुछ नहीं होता है, पता नहीं क्यों दिया हुआ। अच्छा, और इलस्ट्रेशन 5
ये शायद हम लोगों ने अभी अभी किया, ये इस मैट में भी था, ये वाला अभी Yes, किया है हम लोगों ने। यहाँ पर शायद एक लाइन सिर्फ चेंज हो सकता है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स वेयर लॉस्ट, वहां पर इस जगह पे एक पॉइंट इंक्लूडेड था ब्रैकेट में, 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर लॉस, और उसमें क्या पॉइंट इंक्लूडेड था पता है? ये देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव आवर्स। ये पॉइंट यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, ये और वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक पॉइंट अलग दिया हुआ है, इस वजह से हम लोग का आंसर भी लेकिन चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि 1 लाख प्रोडक्टिव, पूरा क्वेश्चन सेम है, बट ये 1 लाख में वो इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला पॉइंट नहीं बोला है। अगर ऐसा होता है तो हमारा आंसर क्या होगा? तो इलास्ट्रेशन 5 में आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है क्वेश्चन में हमें वो पॉइंट हटा दे, तो हम यहीं पर करके दिखा देते हैं, देखो क्या होगा आंसर। तो वो वाला क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था, 4,45,000 टोटल टाइम काम हुआ था, ठीक है, जिसमें से प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का फिर दो पार्ट था, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। तो 4,45,000 में माइनस करना पड़ेगा कितना? 30,000, ठीक है, 4,45,000 माइनस 30,000, तो प्रोडक्टिव था 4,15,000, और यहाँ पर 30,000 ट्रेनिंग वाला था, जिसमें प्रोडक्टिव 15,000 और अनप्रोडक्टिव था 15,000, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्टिव यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4,15,000 प्लस 15, तो जितना पहले हुआ था इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, तो 4,30,000 हो जाएगा, ठीक है। और अनप्रोडक्टिव 15,000 और 1 लाख, लेकिन यहाँ पर ये इंक्लूडेड नहीं है, तो ये बोला नहीं है कि इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कितना लेंगे? इसमें सिर्फ 1 लाख ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग 1,15,000 नहीं लेंगे, क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो टोटल अनप्रोडक्टिव ये 1 लाख हो जाएगा इंस्टीड ऑफ 1,15,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को कंट्रीब्यूशन निकालना चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? कुछ 16 लाख कुछ इतना आया था, ये वाला कितना आया था? 83 लाख, 83 लाख सेल था, 83 लाख 3,300 इंटू 20%, तो 16,60,660 डिवाइडेड बाय 4,30,000, तो 3.862 कंट्रीब्यूशन, तो कितना लॉस हो जाएगा? 3.862 इंटू कितना करेंगे बताओ? सेम ही तो क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 15,000 नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि 15,000 1 इंक्लूडेड लाख नहीं है सर, 1 लाख नहीं बताया है, ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब इंक्लूडेड नहीं है, ये हमें स्पेसिफाई किया है, तो इंक्लूडेड है यही मानेंगे, तो इंटू 1 लाख, तो हम लोग का प्रॉफिट लॉस कितना हो जाएगा? 3,86,200। हाँ, ये हो गया। अब हम लोग जब क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करेंगे, तो ये प्रॉफिट लॉस ले लेंगे 3,86,200 प्लस उसमें ये सब ऐड कर देंगे, सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग, तो प्लस ऐड कर दो 43,820, ये सब ऐड करने से टोटल मिल जाएगा 43,820। अच्छा, प्लस ये वाला 26,740 ऐड करते जाओ, पता चल जाएगा 26,740 और 12,750 और 30,490, तो कितना हो गया? देखो टोटल 5 लाख आ रहा है, 5 लाख ठीक है, 5 लाख। तो बस अगर ये पॉइंट हटा दे, ये कहीं पर भी आ सकता है, वैसे वो सीए वाला मैट का था, ये देखो ये सीएमए के मैट से है, लेकिन पहले ये जो 30,000 वाला है, ये नॉर्मली इस बार अपडेटेड हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो ऐसे तो वेरिएशंस आ ही सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूट ला सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन हमारा ऐसा हो चाहे क्वेश्चन ऐसा हो, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जस्ट एक लाइन का डिफरेंस है, लेकिन उस वजह से हमारा क्वेश्चन जो है चेंज हो जाएगा। तो वो पॉइंट क्या था ये देख लो फिर से एक बार, एज ए रिजल्ट ऑफ द डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग वैकेंसी ड्यू टू लेबर टर्नओवर 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स वेयर लॉस्ट, तो ये जो है ये इतना लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये जो लॉस हुआ है, ये क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव है इसीलिए कैलकुलेट नहीं कर रहा है, तो लेकिन यहाँ पर बोला है कि कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर बोला है एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर्स, तो इसीलिए हमें वहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम लोग मानेंगे कि इंक्लूडेड है, तो बस आंसर थोड़ा सा डिफर कर जाएगा, ये 5 लाख हो जाएगा।
अच्छा 245 ये सभी हो गया, ये वाला भी PDF जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा एक छोटा सा थियोरेटिकल चीज है वो लिखवा देते हैं। अच्छा एक कभी कभी पूछ लेता है लेबर कॉस्टिंग में कि टाइम कीपिंग जो है वो क्यों किया जाता है। ठीक है, टाइम कीपिंग ये मिल जाएगा तुम लोग को, अपने अपने मैट में भी तुम लोग देख सकते हो कि टाइम कीपिंग क्या है, इस पे क्वेश्चंस भी आता है। तो टाइम कीपिंग का मतलब होता है अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस प्रोसीड्यूर, किस तरह से लेबर लोगों का अटेंडेंस जो है वो कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और क्यों किया जाता है, क्यों हम लोग अटेंडेंस प्रोसीड्यूर करते हैं या फिर टाइम कीपिंग को फॉलो करते हैं, इसीलिए किया जाता है ताकि लेबर का कॉस्टिंग हम लोग पता कर पाए। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेरोल। अच्छा और एक रीजन होता है फॉर ascertaining and controlling एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट को पेरोल प्रिपेयर करने के लिए टाइम कीपिंग का जरूरत होता है, फॉर एसर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉय कॉस्ट, ताकि हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाए और कंट्रोल कर पाए, फॉर डिसिप्लिनरी पर्पस, मतलब अगर कोई बेकार में बहुत ज्यादा एब्सेंट कर रहा है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा और उस लेबर को मतलब डिस्चार्ज कर देना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। जैसे स्कूल में नहीं होता है, एक दो स्कूल कॉलेज स्पेशली स्कूल का ही बात बोलेंगे, जब हम लोग नॉर्मल कुछ कभी कभी एब्सेंट करते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर मतलब पूरा हाँ, तो लेकिन अगर मान लो कोई लगातार 15 दिन 20 दिन 1 महीना एब्सेंट हो रहा है तो फिर उसके ऊपर कुछ एक्शंस तो लेना पड़ता है ना, क्यों नहीं आ रहा है इस वजह से। तो वैसे ही इसी को बोलते हैं डिसिप्लिनरी पर्पस। अगर कोई फालतू में बहुत ज्यादा एब्सेंट कर रहा है तो उसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन हम लोग ले सकेंगे, तो उसके लिए रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए कि कब कब आया है कब नहीं आया, कितने दिन छुट्टी लिया है बेकार का। ठीक है, वो सब चेक करने के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग ओवर टाइम, क्योंकि अगर हमारे पास अटेंडेंस रहेगा कि कब लेबर आया, कितना बजे उसने एंट्री किया, कितना बजे वो चला गया, कितना नॉर्मल टाइम काम किया है, उसके बाद कितना टाइम काम किया है, तो ओवर टाइम पता करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए ना, तो पेरोल भी रेडी होगा। तो फिर ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, टाइम कीपिंग का जरूरत होता है। और फॉर एसर्टेनिंग आइडल टाइम, कितना टाइम उसने बेकार बिता दिया। ठीक है, आइडल टाइम, अब आइडल टाइम तो दो तरह का होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल, तो वो सब भी रहेगा। तो मैंने जस्ट एक बार लिखा है, जस्ट आइडल टाइम लिख दिया है कि आइडल टाइम को भी पता करने के लिए टाइम कीपिंग करना जरूरी है। फॉर ओवर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ओवर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि इससे भी क्वेश्चन आता है थियोरेटिकली, जो मैंने बताया था क्लास में ही कि ओवर टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। 3 वजह से ओवर टाइम हो सकता है, 3 रीजन हो सकता है। एक तो कंपनी का मतलब कंपनी का गुडविल इतना है, इतना ज्यादा काम का प्रेशर रहता है कि कंपनी हमेशा क्या करती है, ओवर टाइम ही काम करवाती है। या फिर इसका ऑपोजिट भी एक बोल सकते हैं कि कंपनी के पास शॉर्टेज ऑफ वर्कर रहता है, इसीलिए उसे ओवर टाइम ही करवाना पड़ता है, तब हम लोग सारे प्रोडक्ट में उसका कॉस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन कोई जो कस्टमर है उसका अगर कोई स्पेशल डिमांड रहता है कि मुझे इसी ये प्रोडक्ट इतने दिन के अंदर रेडी करके दे देना है, तो उस केस में हम लोग, कस्टमर अगर बोल रहा है कि जितना खर्चा लगे लगे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेबर को ओवर टाइम करवाओ, सारा खर्चा हम देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे प्रोडक्ट रेडी चाहिए, तो उस केस में वो जो ओवर टाइम है वो पर्टिकुलरली उस कस्टमर के पॉकेट से ही हम लोग
लेते हैं, मतलब उसी से रिकवर करते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी स्पेशल पर्पज से ओवर टाइम करवा रहे, कंपनी खुद करवा रही है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होगा जिस प्रोडक्ट के लिए कंपनी ने ओवर टाइम करवाया है, ठीक है। तो वही ओवर टाइम का ट्रीटमेंट, कैसा कैसा ओवर टाइम है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, कौन सा कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट में चार्ज होगा, कौन सा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, कौन सा ओवरहेड होगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, इलास्ट्रेशन, मुझे जितना याद आ रहा है, इससे इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, इलास्ट्रेशन 3 या 4 ऐसा, ये वाला, ये देखो, ये तीन रीजन से इसका हम लोगों ने ये इलास्ट्रेशन करने के पहले जस्ट मैंने समझाया था कि किस किस वजह से जो है ओवर टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन हमें अलग अलग करना चाहिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने से शायद याद आ जाए, ये देखो, ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज ए पॉलिसी ड्यू टू द वर्कर शॉर्टेज। इनके पास वर्कर ही नहीं रहता है तो इनका ओवर टाइम से ही काम बनता है, इनका सिस्टम ही वैसा है। वेयर ओवर टाइम इज वर्क इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओवर टाइम करते हैं। एक होता है प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट और एक होता है रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। ये तीनों चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है और ये वाला क्वेश्चन भी किया है। तो इस वजह से भी पेरोल का होना, सॉरी, इस वजह से भी अटेंडेंस प्रोसीड्योर यानी टाइम कीपिंग का जरूरत होता है। तो बस ये जितने पॉइंट हम लोग याद रख पाए, 6 पॉइंट लिखवाया है, याद रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, और मेथड ऑफ टाइम कीपिंग, मेथड ऑफ टाइम कीपिंग किस तरह से हम लोग इनका जो रिकॉर्ड है ये करें, क्या क्या मेथड है। एक तो जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में, तो एक अटेंडेंस प्रोसीड्योर ये भी होता था कि एक अटेंडेंस का कॉपी जो टीचर है वो लाते थे और रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके अटेंडेंस, तो हमें प्रेजेंट प्रेजेंट ऐसे बोलना पड़ता था। तो जो प्रेजेंट होते थे पी लिख देते थे, जो एब्सेंट होते थे उनके लिए ए लिख दिया जाता था। तो इस तरह से रिकॉर्डिंग हो जाता था कि किसका कितना अटेंडेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो तरह का मेथड होता है, एक होता है मैनुअल और एक होता है मैकेनिकल या फिर ऑटोमेटेड, ठीक है। तो मेथड ऑफ टाइम कीपिंग ये दो तरह का है, एक है मैनुअल मेथड और एक है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल या फिर इसे बोल सकते हैं ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड, ठीक है। तो मैनुअल मेथड और मैकेनिकल मेथड। मैनुअल मेथड मतलब वही अटेंडेंस रजिस्टर, ये भी मतलब जैसे स्कूल कॉलेज में होता है वैसे फैक्ट्री में भी होगा, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर के थ्रू से। अच्छा, दूसरा इसमें होता है मेटल डिस्क या फिर टोकन मेथड, ठीक है। मतलब टोकन पंच कर देना है, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मैनुअल, मतलब वो भी हाथों से ही करना पड़ेगा ना, टोकन मेथड, ठीक है। जैसे मेट्रो में होता है टोकन, टोकन मिलता है, तो वैसे ही मेटल या फिर कुछ डिस्क जैसा या फिर टोकन मेथड बोल सकते हैं इसे। और जो मैकेनिकल या फिर ऑटोमेटेड सिस्टम है उसमें एक होता है पंच कार्ड, ठीक है। कार्ड को पंच कर दिया जाता है, तो जिस टाइम पे कार्ड पंच हुआ वही रिकॉर्ड हो जाएगा कि इतने टाइम पे लेबर आ गया है, ठीक है। तो लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे ये सब का नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये टाइम टेकिंग है, ठीक है। अटेंडेंस रजिस्टर तो बड़ा ही टाइम टेकिंग है। पंच कार्ड का जो डिसएडवांटेज है ये है कि मान लो दो वर्कर अच्छे दोस्त है, ठीक है। तो पहला एक वर्कर, मान लो ए बी, ठीक है, ए बी दो वर्कर है, ये अच्छे फ्रेंड है, एक ही जगह पे काम करते हैं। तो ए जा रहा था तो बी उसे बोल दिया कि मेरा कार्ड ले जाओ, तुम्हारे कार्ड के साथ मेरा कार्ड भी पंच कर देना, मुझे थोड़ा सा देरी होगा 1 घंटा आने में। लेकिन रिकॉर्ड तो वहां पर हो गया कि बी ने भी एंट्री ले लिया है, तो इसमें तो कंपनी का लॉस है, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो ये पंच कार्ड का एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो लेकिन ये मैकेनिकल या फिर ऑटोमेटेड मेथड में आता है, ठीक है। तो ये पंच कार्ड का डिसएडवांटेज हो गया। और एक जो है सबसे लेटेस्ट जो है वो है बायोमेट्रिक। ये सब प्रॉब्लम की वजह से, देखो ये सब टाइम टेकिंग था तो इसको ओवरकम करके पंच कार्ड लाया गया, लेकिन इसमें भी लोग घोटाला करने लगे, इसीलिए बायोमेट्रिक जो मेथड है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जो सबसे लेटेस्ट है। ये इसमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा अंगूठा होता है उसका
ये करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम लोग आधार कार्ड वगैरह बनवाए हैं तो उसमें क्या होता है, पूरे फिंगरप्रिंट्स जो है वो आ जाते हैं, वैसे ही हमारे जो थंब है उसका फिंगरप्रिंट ले लिया जाएगा, और सबका अलग अलग क्योंकि होता है तो कोई इसमें जो है मतलब डुप्लीकेट काम या फिर धोखा ये सब नहीं दे पाएगा। तो इसलिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो कि सबसे बेस्ट है, ये मेथड लाया गया है। तो इस तरह से हम लोग अपना जो टाइम कीपिंग है उसे कर सकते हैं। तो ये थियोरिटिकली आ जाता है, मेथड का नाम हो गया या फिर ये क्यों हम लोग करते हैं, तो ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये एक थ्योरी बाकी था, और देख लेते हैं और कुछ बाकी, नहीं तो लेबर हमारा कंप्लीट हो जाता है और कुछ बाकी है नहीं वैसे। अच्छा, एक थोड़ा सा थ्योरी जो है पता होना चाहिए, लेबर टर्नओवर जो है इसका रीजन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखवा देते हैं। लेबर टर्नओवर जो है इसका मेनली 3 रीजन होता है। एक होता है पर्सनल कॉज, एक होता है अनअवॉइडेबल, और एक होता है अवॉइडेबल। पर्सनल कॉज में क्या क्या आता है देखो, ये भी अगर कभी थियोरिटिकली पूछ ले। पर्सनल मतलब किसी को अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हो सकता है वो अपना जो एग्जिस्टिंग कंपनी उसे छोड़ के दूसरे कंपनी में चले जाए, यानी चेंज ऑफ जॉब फॉर बेटरमेंट। मतलब उसे पर्सनली लग रहा है कि मेरा सैलरी बढ़ जाएगा, मुझे बेनिफिट है तो हम वहां शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये पर्सनल कॉज हो गया। इसके अलावा इल हेल्थ, अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं जा रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हो सकता है कि छोड़ दे काम, ठीक है। या फिर किसी का एज हो गया है, नहीं काम हो पा रहा है, तो ओल्ड एज, तो इल हेल्थ ये भी बिल्कुल पर्सनल रीजन है। और किसी को ये लग रहा है कि हम काम नहीं कर सक रहे, ओल्ड एज है, तो फिर वो भी जो है काम छोड़ के जा सकते हैं, जिसके वजह से लेबर टर्नओवर हो सकता है। या फिर डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो सकता है किसी का अपना, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब पर्सनल प्रॉब्लम होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक हो जाएगा डिसकंटेंट ओवर जॉब एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अगर किसी को वो वहां पर काम का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सबसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर वो हो सकता है कि काम छोड़ के चले जाए। अच्छा, अनअवॉइडेबल कॉज क्या होता है, सपोज लेबर ने ऐसे किसी काम के लिए अपना रिक्रूटमेंट करवाया था जो कि सीजनल बिजनेस था, तो सीजन खत्म हो गया तो काम भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, तो ये तो टर्नओवर होना ही होना है, ठीक है। सीजनल बिजनेस था, बिजनेस खत्म, तो फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही वो बंद हो गया, ठीक है। एटलीस्ट उस सीजन के लिए, फिर नेक्स्ट सीजन में वो हो सकता है, तो इसीलिए लेबर टर्नओवर देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, सपोज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, पावर हो सकता है, और स्लैक मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें स्लैक मार्केट देखने को मिल रहा है, उतना डिमांड नहीं है, तो फिर हो सकता है कि हमें लेबर को हटाना पड़े, तो ये एक रीजन हो सकता है। प्लांट लोकेशन, चेंज इन प्लांट लोकेशन, अगर प्लांट का लोकेशन चेंज हो गया, हो सकता है कोई वर्कर को बहुत दूर हो रहा है, ठीक है, वो नहीं काम करना चाह रहा है, या फिर मतलब वहां पर मतलब ये करना अवॉइडेबल हो गया, प्लांट लोकेशन ही चेंज हो गया, तो हो सकता है वर्कर चले गए, तो ये एक लेबर टर्नओवर का रीजन हो सकता है। इसके अलावा डिसेबिलिटी मेकिंग ए वर्कर अनफिट फॉर वर्क, डिसेबिलिटी मतलब काम करते हुए अगर चोट वोट लग गया है, मतलब जैसे किसी का हाथ पैर में ज्यादा चोट आ जाना, हाथ पैर कट जाना, ये सब होता है फैक्ट्री में, तो डिसेबिलिटी अगर किसी का हो जाता है तो ये तो किसी के हाथ में नहीं है, तो अगर वर्कर अनफिट हो जाता है तो फिर लेबर टर्नओवर देखने को मिलेगा। तो मेकिंग ए वर्कर अनफिट फॉर वर्क, काम नहीं कर सकता है, तो ये भी अनएवॉइडेबल कॉज है। और एक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, डिसिप्लिनरी मेजर, मतलब वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है, बात नहीं सुन रहा है, तो फिर उसे हम लोग
डिस्कार्ड कर सकते हैं या डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, डिसिप्लिनरी मेजर्स, ये हो गया। और अवॉइडेबल कॉज क्या क्या है? अवॉइडेबल मतलब कोई वर्कर को, जैसे मैंने बोला था कि हमें रोक लेना है, ठीक है, मतलब अवॉइडेबल, अगर हम लोग चाहे तो हमारे जो अच्छे वर्कर है उन्हें रख सकते हैं, ठीक है, हम लोग उन्हें अच्छे ऑफर करके उन्हें रोक सकते हैं, तो वो हो गया अवॉइडेबल, ठीक है, कि हम लोग चाहे तो टर्नओवर को जो है वो रोक सकते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या हो जाएगा, अगर किसी को डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है तो सेटिस्फैक्शन, तो पूछना पड़ेगा क्यों, आप क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं, आपको सैलरी कम मिल रहा है या क्या प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करके हम लोग लेबर टर्नओवर को रोक सकते हैं। तो डिससेटिस्फैक्शन विद जॉब, या फिर पैसा, काम ही पसंद नहीं आ रहा है, या फिर रेम्यूनरेशन कम ज्यादा हो रहा है, आवर्स ऑफ वर्क, काम करने का जो टाइम है या तो वो ज्यादा हो रहा है या सूटेबल नहीं हो रहा है उनके हिसाब से, वर्किंग कंडीशन एटसेट्रा, ये सब जो है ये सब सॉल्व करके रोका जा सकता है लेबर टर्नओवर को, इसलिए इसे बोलते हैं अवॉइडेबल। इसके अलावा लो वेजेस अगर किसी को दिया जा रहा है एंड अलावेंस, तो उसको भी सही करके मैनेजमेंट के साथ बात करके सही करके उनका जो वेजेस है अलावेंस है इसको इंक्रीज करके लेबर टर्नओवर रोक सकते हैं। लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग फैसिलिटीज सही नहीं है, एंड प्रोमोशनल एवेन्यूज, तो इसको भी हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। और बाकी एक पॉइंट है यहाँ लिखते हैं, स्ट्रेन्ड relationship with management and supervisor और फेलो वर्कर्स, जो काम छोड़ के जाना चाहते हैं एक्चुअली उनका मैनेजमेंट के साथ नहीं बन रहा है या सुपरवाइजर के साथ नहीं अच्छा रिलेशन है, तो अपना प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, तो ये भी चेक, ये अगर सॉल्व हो जाता है तो हो सकता है वो वर्कर काम करना स्टार्ट करते, ठीक है, तो ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, और एक है लैक ऑफ रिक्रिएशनल एंड मेडिकल फैसिलिटी, अगर ये सब कम है, मेडिकल फैसिलिटी, रिक्रिएशनल जो है, तो मेडिकल फैसिलिटी, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज ये सब अगर नहीं है, कम है, तो उस वजह से भी वर्कर छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर चाहे तो ये सारा पॉइंट जो है, मतलब ये सारे सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं, मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कम पैसा मिल रहा है, बात करना चाहिए, देखना चाहिए कि उनका काम कितना है, कितना मिल रहा है, तो वेजेस अलाउंस जरूरत होगा तो बढ़ाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि हम लोग लेबर टर्नओवर को रोक ले, प्रमोशन वगैरह करना पड़ेगा, उनका टाइम वगैरह देखना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन वगैरह चेक करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के साथ रिलेशन, ये पूरा कोऑर्डिनेशन जो है वो देखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन देखेंगे तो हो सकता है लेबर टर्नओवर जो है वो हम लोग अवॉइड कर पाए, तो ये रीजन होता है लेबर टर्नओवर का। और कॉस्ट तो मैंने बताया था, प्रिवेंटिव कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसके बारे में तो मैंने बताया था, ये दो तरह का कॉस्ट होता है। प्रिवेंटिव कॉस्ट में मैंने लिखवाया था कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, प्रिवेंटिव कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है, प्रिवेंटिव कॉस्ट का भी एक दो एग्जांपल दे देते हैं। देखो प्रिवेंटिव कॉस्ट मैंने बताया था, सैलरी वगैरह शायद लिखवाया था ना, हाँ लिखवाया, तो पेंशन, सैलरी वगैरह, उसमें एक मेडिकल फैसिलिटी भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग एम्प्लॉय को कोई मेडिकल फैसिलिटी वगैरह देते हैं तो उससे भी हो सकता है कि ये सब अगर हम लोग चेंजेस लाए, कोई एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हैं, उनका रेमुनरेशन बढ़ा रहे हैं, तो प्रिवेंटिव कॉस्ट में वो आ जाएगा, और इस तरह से हम लोग लेबर को रोक सकते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो मैंने लिखवाया था, ठीक है। बस लेबर में इतना ही है, पूरा हम लोगों ने कंप्लीटली अच्छे तरीके से ही कर लिया है, जो भी जितना सारा थियोरिटिकल हो या फिर जो कैलकुलेटिव पार्ट है, सारा चीजें क्लियरली कर लिया है, ठीक है, कुछ भी बाकी नहीं है। दोनों पीडीएफ भी कंप्लीट कर लिया, थियोरिटिकली भी कंप्लीट कर लिया। बस नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तुम लोग इसको अपने हिसाब से कंप्लीट कर लो, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।